नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी पहुंचने वाले हैं। और आज की देखिए सबसे बड़ी खबर तो यही है कि बीजेपी की एनडीए की, माफ कीजिएगा, जो बिहार में सरकार बनने जा रही है, अब उसकी रूपरेखा पूरी तरीके से तय हो गई है। नीतीश कुमार कल 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे। एक बड़ा समारोह होगा गांधी मैदान में। और उससे पहले आज नीतीश कुमार को जेडीयू के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और उसके थोड़ी देर के बाद दूसरी तस्वीर आई बीजेपी दफ्तर से, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें बीजेपी के सभी 89 विधायक जो थे आज मौजूद थे। और आज ये जो चर्चा चल रही थी कौन उप मुख्यमंत्री होंगे भारतीय जनता पार्टी से, वो तस्वीर भी साफ हो गई। टीम वही की वही रहने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनेंगे, इस बात पर मुहर लग गई। बीजेपी के विधायकों की बैठक में केशव मौर्य जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर गए थे, साध्वी निरंजन ज्योति और अर्जुन राम मेघवाल ये सह पर्यवेक्षक थे, ये तीनों वहां पर मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में और बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में थे। इसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बीजेपी विधायक दल का नेता और उपनेता, नेता सम्राट चौधरी और उपनेता विजय सिन्हा, ये चुन लिया गया है। इसका मतलब यही दोनों जो लोग हैं वो उप मुख्यमंत्री इस बार नीतीश कुमार के साथ टीम में रहेंगे, जैसा कि पिछली सरकार में था। इसके बाद आज ही दोपहर 3:30 बजे एनडीए के, मतलब जेडीयू के, बीजेपी के, हम के और आरएलएम के और चिराग पासवान की पार्टी के सभी विधायक जो हैं 202 विधायक, वो बैठक करेंगे। और उसमें फिर नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और एक बार जब यह हो जाएगा तो फिर नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन जाएंगे, जहां वो पहले इस्तीफा देंगे। और उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया था, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, कल उनकी शपथ हो जाएगी और फिर एक बार फिर एनडीए की सरकार बिहार में सत्ता पे आ जाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से नीतीश कुमार को जेडीयू का नेता, विधायक दल का नेता, और इधर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को चुना गया, क्या बोले उसके बाद एक बार वो आप सुने। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उपनेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, शीर्षक नेतृत्व को हृदय से आभार। सभी विधायकों को हृदय से आभार। जी का आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको आगे बढ़ाना है। तो चलिए, टीम तो तय हो गई, लेकिन इसमें देखें नीतीश कुमार के नाम पर तो कोई संशय रह ही नहीं गया था। चुनाव के बीच में ये बात तय हो गई थी कि नीतीश कुमार ही जीते तो मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल था डिप्टी सीएम का। सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के भी कोई कंफ्यूजन नहीं थी। आपको मालूम है कि प्रचार के दौरान याद कीजिए कैसे नीतीश कुमार ने एक बार उनको गले लगाया था, बार बार इतना बढ़िया काम करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, देखिए इतने बढ़िया नेता हैं, कितना कुछ कहा था उनके लिए। तो वो नीतीश कुमार बड़े कंफर्टेबल बताए जाते हैं सम्राट चौधरी से, और सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार के मन मुताबिक ही काम करते हैं। तो उनके बीच ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी थी, तो यहां भी कोई सवाल नहीं था। दूसरा, सम्राट चौधरी को बीजेपी ग्रूम भी कर ही रही है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं, उसी समुदाय से जिससे कुर्मी कुशवाहा समुदाय से जिससे नीतीश कुमार आते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बरकरार रखनी है, अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां डेवलप करनी है बीजेपी को। और उनको सब ये मानते हैं कि इनको बीजेपी जब भी अपना मुख्यमंत्री बनाने की पोजीशन में होगी, उस पोजीशन के लिए सम्राट चौधरी को तैयार किया जा रहा है, ग्रूम किया जा रहा है। सवाल था दूसरे डिप्टी सीएम का। यहां पर 2-3 बातें चल रही थी। विजय कुमार सिन्हा की जगह पर क्या कोई महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, यह चर्चा चल रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि महिलाओं का इतना वोट मिला। दूसरा एक नाम चल रहा था मंगल पांडे का, कि मंगल पांडे जो हैं
उनको बनाया जा सकता है, क्योंकि एक ओबीसी समाज से हो गया उप मुख्यमंत्री, दूसरा सवर्ण समाज से बनाना ही था। भूमिहार जाति से आते हैं विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे ब्राह्मण हो गए, एक महिला की बात होती तो होती है। मंगल पांडे बीजेपी आरएसएस में एक वर्ग की पसंद थी, अभी देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर वो आपको बता रहे थे, लेकिन बीजेपी ने फिर भी विजय कुमार सिन्हा के साथ जाने का ही फैसला किया। देवेंद्र ने एक खबर और दी थी कि जेडीयू में विजय कुमार सिन्हा को लेकर के एक अनिच्छा सी थी, मतलब उनकी बात चलती तो शायद वो न चाहते कि विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी ने परसिस्ट किया और बीजेपी ने अपना फैसला स्वयं किया और विजय कुमार सिन्हा को उन्होंने बनवा लिया। तो ये तो बात हुई टीम की। पहले इस पर हम एक कमेंट ले लेते हैं, संगीत रागी जी भी जो है प्रोग्राम में आ गए। संगीत जी, नीतीश जी सीएम, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम, इसमें बाकी दो नामों पर कहीं कोई कभी सवाल था क्या? मुझे नहीं था कि सवाल था, एक बात चली थी कि क्या कोई और कहीं ऊपर से लाया जाएगा या केंद्र से कोई जाएगा क्या। एक और भी बात चली थी कल, बड़ा दिलचस्प हुआ कि जब अर्जुन राम मेघवाल जी और केशव प्रसाद मौर्य जी को तय किया गया कि ये लोग वहाँ पर जाएंगे, तो एक ढंग से आप कहिए कि दोपहर शाम के समय ये तय हुआ था और लगातार एक न्यूज़ आना शुरू हुआ ट्विटर पे ये ऐसे वैसे कि जिस प्रकार से राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं करना था तो राजनाथ जी को भेजा गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है वो सम्राट चौधरी को या वर्तमान जो सेटअप है टीम है उसको हटाने करके उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है और उसके आधार पर इन लोग तय किया गया है कि ये लोग जो कैंपेन के साथ जुड़े हुए थे इन लोगों को वहाँ पर, क्योंकि दलित फेस यदि दलित फेस को हटाता है तो कोई उतनी ज़्यादा रखता है कि देखिए कोई सवर्ण ने आकर के आपको वहाँ से नहीं हटा दिया है। तो एक प्रकार की कहानियाँ चल रही थी, लेकिन जो मुझे जानकारी थी और ये थी कि ये टीम रहेगा। और मैं ध्यान रखिएगा, आपने अपने भी ये पर लाइन उस दिन चलाया था यहाँ पे कि दोनों उप मुख्यमंत्री यहीं पर रहेंगे, ये दोनों वही टीम रहेगी। और ये नीतीश जी की इच्छा थी कि चूंकि है। और दूसरी बात कि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि विजय कुमार सिन्हा को बहुत हराने की भी बहुत कोशिश की गई थी और कई लोगों की तरफ से मैंने आपसे एक चीज कहा था कि लौट के रखे आया था बिहार से, तो मैंने कहा था कि अंदर से कार सेवा नहीं होगी। तो ये मैंने एक शब्द वहीं पर इजाद किया, जब बातचीत चली तो वहीं से आया कि भाई आंतरिक कार सेवाएं भी काफी चल रही है। और आपने देखा होगा कि अंतिम ये में वो प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था या अमित शाह जी का इनिशिएटिव था, जो उनकी जो जिसका रोड शो है उसमें गिरिराज जी को भी शामिल किया गया था और ललन सिंह को दोनों को भी शामिल किया गया था। एक तबका है एनडीए में, जेडीयू में भी, जो नहीं चाह रहा था कि विजय बिल्कुल एक ऐसा था जो कि चाहता था कि नहीं उसकी जगह कोई और आए, लेकिन विजय सिन्हा को मैं आपको प्रस्तावक भी बता दूं, इन दोनों नामों के जो प्रस्तावक हैं, प्रेम कुमार जी, राम कृपाल यादव जी, कृष्ण कुमार ऋषि जी, संगीता कुमारी जी, अरुण शंकर जी, मिथिलेश तिवारी जी, नितिन नवीन, वीरेंद्र कुमार, रमन निषाद, शायद मनोज शर्मा, हाथ से लिखा हुआ क्योंकि आया हमारे पास, और कृष्ण कुमार मंटू। सीनियर लोगों की तरफ से इनका नाम जो है वो, उसका प्रस्ताव जो है वो भेजा गया था। विजय कुमार सिन्हा जी की हमने बात कर ली, सम्राट चौधरी की बात हमको जो है करनी चाहिए। सम्राट चौधरी पर बीजेपी इतना भरोसा क्यों कर रही है? लेकिन बीजेपी के वो आप कहें तो स्टेबल के नहीं हैं, ये दूसरी पार्टी से आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, फिर भी क्यों सम्राट चौधरी को ग्रूम किया जा रहा है? क्यों ये कहा जाता है कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा तो सम्राट चौधरी उसमें सबसे नंबर 1 पर जो होने वाले हैं उस लिस्ट के अंदर? त्रिपाठी जी देखिए, एक तो ये सब वक्त की बात है, जो अभी उनके पटका गमछा जो कह लीजिए सम्राट जी के है, वो उनके सर पर बंधा हुआ करता था। तो अच्छा है, मैं क्या तो बात याद दिला दी आपने भी। नहीं, आप नहीं, सब लोग कह रहे थे कि विजय सिन्हा पर तो नीतीश जी को ऐतराज नहीं है, सम्राट जी को बड़ा प्रेम करते हैं। तो सम्राट जी वही थे जिन्होंने कहा था कि बिना कुर्सी से हटाए नीतीश जी को ये मुरैठा खुलेगा नहीं। तो लेकिन वक्त की बात है, और ये वक्त सचमुच समझना और वक्त के साथ चलना भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किया हो, जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भी कभी उल्टा सीधा कहा हो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में वो मददगार हैं तो उनका
भारतीय जनता पार्टी बाहें फैला के स्वागत करती है। सम्राट चौधरी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। राष्ट्रीय जनता दल से आए, शकुनी चौधरी के बेटे हैं, ये सब बताने की जरूरत है, लेकिन सचमुच ये बड़ा उदाहरण है। और दूसरा क्या है, समाज के किसी वर्ग का कोई नेता तैयार हुआ है, कल को वो अपनी राजनीति कर रहा था, उसके निशाने पर आप थे, लेकिन अगर आज वो आपकी ताकत बना हुआ है तो उसको ताकतवर बनाना ये आपको आना चाहिए, जो दूसरी पार्टियां शायद नहीं कर पाती हैं। तो मुझे लगता है सम्राट चौधरी उस खांचे में फिट होते हैं। विजय सिन्हा निश्चित तौर पर एक समीकरण की बात है, भाई फॉरवर्ड क्लास आपके साथ हमेशा है, जब आप नहीं जीतते थे तब भी है, तो उसका क्या, एक चर्चा जरूर थी, मंगल पांडे का भी नाम था और बहुत गंभीरता से यह प्रस्ताव गया था कि महिला उप मुख्यमंत्री चाहिए। आपने पहले कार्यकाल में बनाया था, उसकी मैसेजिंग अच्छी थी, दूसरे कार्यकाल में नहीं बनाया किसी वजहों से, लेकिन महिला मुख्यमंत्री चाहिए। प्रेम कुमार और विजय सिन्हा, इन दोनों लोगों के नाम पर विधानसभा अध्यक्ष के लिए चर्चा हुई, बहुत गंभीरता से चर्चा हुई कि क्या विजय सिन्हा तो रहे हुए विधानसभा अध्यक्ष, विजय सिन्हा रहे, तो ये था कि इनको क्या उप मुख्यमंत्री से फिर से विधानसभा अध्यक्ष भेजा जाए। दूसरा नाम प्रेम कुमार का है, जिस पर लगभग सहमति बनी, लेकिन यह सच है कि अंतिम समय में यह हुआ कि स्टेटस को रखेंगे, चेंज कोई नहीं करने वाले हैं। तो इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, अब मैं ये कह रहा हूं तो मतलब थोड़ा सा इसको, ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, बदलेगा ये परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है। इसको बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत विचार विमर्श के बाद ये स्टेटस को हुआ है, बहुत विचार विमर्श के बाद कि भाई चेंज ही नहीं करना है, और जब चेंज करेंगे तो सारे घर के बदले। 2020 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी थी, बीजेपी मतलब इधर ही थे नीतीश कुमार, तो उसमें उप मुख्यमंत्री दो पहले टीम अलग थी ना, हाँ, तारकिशोर प्रसाद जी और रेणु देवी थी, फिर उधर चले गए नीतीश कुमार जी, फिर जब वापस लौट के आए तब ये टीम बनी। तो अब उसके आप कह रहे हैं कि ये भी टेम्पररी है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा नहीं, आप देखिए ना, नीतीश जी का और विजय सिन्हा का कोई बहुत अच्छे संबंध तो थे नहीं। आप देखे होंगे कि विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए भी बड़े कटु संबंध कहे कि ललन सिंह जी को बिठाए तो जाति वाला मसला तो होता है ना, जाति नेता दूसरे को छोटा करना चाहता है, वही बता दीजिए सर। नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं अब उसका जो आपके दर्शक भी ज्ञानी हैं, कोई कहानी कुर्सी के ज्ञानी दर्शक हैं, वो अपना समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में जिक्र कर रहा हूं। बात आपकी सही है, स्वजाति तो सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार है, नहीं तो राइवल तो खड़ा नहीं, वो कोयरी हैं, ये कुशवाहा, खास कॉम्बिनेशन में है, वंश तो वही है ना। देखिए सर एक सेकंड, तो इसमें प्रॉब्लम तो नीतीश जी को सम्राट जी के नाम से होनी चाहिए। बात बताई जा रही है दूसरी की जेडीयू वालों को विजय कुमार सिन्हा से प्रॉब्लम थी। वो जेडीयू में विजय कुमार सिन्हा से तो दूसरी प्रॉब्लम पहले से चलती रही थी, लेकिन सम्राट चौधरी की आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात है। और बीजेपी ने सम्राट चौधरी को ग्रूम इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की जगह अगर किसी को लाना है, कहीं आगे बढ़ना है, तो सम्राट चौधरी उसका एक नेचुरल वो हो सकते हैं। और हर्ष जी ने अभी याद किया कि वो मुरेठा बांधे हुए थे, मुरेठा तो भले ही खोल दिया होगा, लेकिन मन में तो अभी वही है, जगह वही लेनी है, जगह वही लेनी है। अब वो कब लेनी है, अब वैसे तो प्रोफेसर साहब काफ़ी समय बिहार रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या ये अंडरस्टैंडिंग अरेंजमेंट भी हुआ है कि नहीं, कब तक नीतीश कुमार जी को रहना है कि नहीं रहना है। ये तो है नहीं कि बीजेपी नीतीश कुमार जी के भरोसे छोड़ दिया होगा कि अब आप जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। हाँ। कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, हो सकता है आज नहीं पता कि क्या अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन नीतीश सम्राट जी का मुरेठा भले ही खुल गया, मन में नहीं खुला, मन में गांठ बनी हुई और संकल्प भी बना हुआ है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के काम में आएगा। एक तो हम सब लोगों की आदत में है कि भाई बीजेपी जो करती है वो सबसे सही काम करती है, फैसला। अब जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट महिलाओं से मिला हो, आज उस पर हम सवाल ना खड़ा करें कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री तो अब नीतीश कुमार जी को होना ही था। मैंने तो पहले ही कहा सर, आप ये आपके लिए नहीं कह रहा, आपके लिए नहीं कह रहा, जनरल बात कर रहा हूं। मतलब मैं कह रहा हूँ हम लोग तो कह रहे हैं भाई, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अरे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं, एक और कहानी जो है वो अंदर खाने पता चली है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ इतना ठीक ठाक या कहीं कोई तनाव नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। एक पेच था, वो सुलझाया गया, बल्कि यूं कहिए कि नीतीश कुमार ने मनवा लिया। नीतीश कुमार वो नेता हैं जो बीजेपी से अपनी बात मनवा ही लिया करते हैं, दबाव में ज्यादा ये आते नहीं हैं। बीजेपी की हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि भाई बिहार के अंदर होम मिनिस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए। नीतीश जी ने हमेशा होम विभाग जो है, गृह विभाग अपने पास रखा है। अब बीजेपी ने जैसे ये बात सामने रखी कि साहब हम चाहते हैं इस बार होम मिनिस्टर हमारा हो, जाहिर है उनके उप मुख्यमंत्री हैं शायद सम्राट चौधरी, कोई वो देना चाहते होंगे, तो इस पर कुछ ज्यादा कहने के बजाय जेडीयू ने काउंटर डिमांड रख दी, जिन्होंने कहा कि इस बार हम चाह रहे हैं स्पीकर हमारा हो जाए, जेडीयू का स्पीकर हो जाए।
स्पीकर होता था बीजेपी का। यहाँ खेल जो है वो फंस गया, या यूं कहिए कि नीतीश कुमार ने खेल कर दिया। अब दिल्ली से अमित शाह का जेडीयू नेताओं को बुलावा गया। ललन सिंह और संजय झा, दोनों सीनियर नेता जो हैं, इन दोनों को दिल्ली बुलाया गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि चार्टर्ड प्लेन भी बीजेपी ने ही भिजवाया था इसके लिए। फिर बातचीत हुई अमित शाह जी से, और फिर उसमें तय हुआ कि चलो साहब जो पहले था वही रखो, होम मिनिस्टर नीतीश जी के पास रहने दो और स्पीकर पहले से हमारे पास रहने दो। बिना होम मिनिस्ट्री के बीजेपी का काम चल जाएगा, लेकिन स्पीकर क्यों जरूरी है? नीतीश जी का इतिहास, नीतीश जी का कब मन जो है खट्टा होने लगे, नीतीश जी कब दूसरी तरफ जाने के बारे में विचार करने लगे। अब तो उनके बहुत नंबर हैं, पिछली बार तो इतने थे नहीं, तभी चले गए थे। अब तो 84 आए शायद, कितने हैं, 84। तो अब तो भाई उनका मन जो है कभी भी छलांग मार सकता है। तो उसमें स्पीकर बहुत काम आता है, उसमें स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, इसलिए स्पीकर पर समझौता नहीं किया। लेकिन यहां भी बात वही है कि नीतीश जी ने फिर से एक बार बीजेपी से जो चाहा वो करवा लिया। इसमें एक लाइन और जोड़ दूं सर कि जो मुख्यमंत्री वाले मसले पर विधानसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म करने की और इस्तीफा देने की, मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने की बात भी नीतीश कुमार जी ने अपने पास रखी, क्योंकि वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक एनडीए विधायक दल का नेता ना चुन ले उनको, तब तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नीतीश कुमार जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वरना जब अभी राज्यपाल से वो एक बार मिल चुके हैं, राज्यपाल मिलकर आए हैं वो, तो वहां उन्होंने केवल विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। आमतौर पर उसी वक्त जाता है और सीएम अपना इस्तीफा भी दे आता है। फिर जब तक उसको चुन नहीं लिया जाता है, शपथ नहीं हुई, तब तक वो केयर टेकर सीएम रहता है। लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इसके पीछे भी यही वजह की जा रही है कि पहले सब कुछ हो जाने दो, जो तय हुआ है तुम्हारे हमारे बीच में, पहले वो हो जाने दो, उसके बाद जाकर के हम इस्तीफा देंगे। कहीं तो मैंने पढ़ा कि नीतीश जी ने कहा क्या जल्दी है, अभी तो 19 तक समय है ना हमारे पास, दे देंगे इस्तीफा। समीर जी बाकी बताएंगे आपको अंदर की खबरें। बिल्कुल, स्पीकर को लेकर जरूर खींचतान चल रही थी। नीतीश कुमार चाहते थे कि स्पीकर का पद भी उनको मिले, क्योंकि देखिए 2005 से लेकर 2015 तक जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो उन्होंने उदय नारायण चौधरी को स्पीकर बनवाया था। तो नीतीश कुमार का हमेशा ध्यान रहा है कि भाई स्पीकर हमारा रहे, जिससे कुछ भी हो तो स्पीकर उनके फेवर का निर्णय ले सके। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी स्टेज पर आ गई है, सिर्फ 4 विधायकों का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों से बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई बन गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भाई अगर आप गृह मंत्रालय आपको रखना है तो स्पीकर तो हमारा बनेगा। और पिछली बार भी जब 43 विधायक आए थे नीतीश कुमार के, और भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको मुख्यमंत्री का पद दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना ही स्पीकर बनाया था, नंद कुमार यादव वहां पर स्पीकर बने थे। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये तय था कि भाई अगर आप गृह मंत्री भी आप बनोगे, आप मुख्यमंत्री भी आप रहोगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्पीकर अपना रखेगी। और नीतीश कुमार इस बात पर सहमत हो गए, और नीतीश कुमार को भी लग रहा होगा कि भाई अब तो मुझे कहीं जाना नहीं है, और जाने की अब गुंजाइश भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, अब कहीं संभावना लगभग खत्म हो चुकी है कहीं जाने की। और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि नीतीश कुमार अब कहीं जाने की स्थिति में रहेंगे नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पर मुझे लगता है समझौता किया होगा। अब यह है कि बाकी विभागों को लेकर क्या होगा, क्या कल जब शपथ ग्रहण का होगा, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, तो उसके साथ क्या जो 36 मंत्री बनने की कैपेसिटी है बिहार में, वो सारे मंत्री बनेंगे, या भी मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, या दोनों तरफ से कुछ बड़े मंत्री शपथ लेंगे। बाद में फिर विभागों का फाइनल होगा, कौन कौन मंत्री बनेगा, उसके बाद मंत्रिमंडल का अगला एक विस्तार होगा। ये देखने वाली बात होगी कि कैसे बनते हैं, मुझे लग रहा है। तो कल अब जब होगा तब ये तय होगा कि सभी लेते हैं। आज अमित शाह आ रहे हैं बिहार में, तो वो आके आज मंत्रिमंडल तय करेंगे बीजेपी का, कि बीजेपी की तरफ से कौन कौन मंत्री होंगे। फिर अब कास्ट समीकरण, जिस तरीके से कास्ट के समीकरण है उस हिसाब से कि अति पिछड़ा, दलित, कोयरी, कुर्मी, कुशवा, इससे तय किया जाएगा। अभी 20 लोगों को बना रहे हैं मंत्री। बिल्कुल, कल टोटल में 20 लोग दे सकते हैं। आप अभी हमने ये तो सवाल, चलिए नीतीश जी जब तक राजनीति में पूछा ही जाता रहेगा कि पक्का है कि नहीं है, जहां भी है वहां उनका रहना। आरजेडी की तरफ से भी जो है एक बात चल रही थी आज कि भाई ये देखें, आप जो सरकार, जिनको सरकार बनानी है, इनको विधायक दल का नेता चुनने में दोनों तरफ जो है लग गए, 4 दिन लग गए। वहां उन्होंने काम झटपट कर दिया आरजेडी ने। लालू जी ने तुरंत जो है बैठक मीटिंग बुलवाई और तेजस्वी जी को जो है विधायक दल का नेता बनवा लिया। उसमें यह भी खबर चलवा दी कि तेजस्वी तो बनना नहीं चाह रहे थे, लालू जी ने कह के बनवाया कि नहीं इनको। अब क्या ही ऐसा तो नहीं है कि उनको वहां ये डर हो कि हमारा भी एक आध कोई छिटक ना जाए। भाई 25 आए जीत के आरजेडी के नेता, विपक्ष बनने के लिए 25 ही चाहिए विधायक उनको, 25 विधायकों की जरूरत। एक भी अगर चला गया तो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद नहीं मिल पाएगा तेजस्वी यादव को, और लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ घोड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ मिलता है।
तो वो सब कुछ दांव पर लग जाता। रोहिणी आचार्य के जो समर्थक वगैरह हैं वो आज कुछ प्रदर्शन वैसे भी करने ही वाले हैं, कौन जाने। वैसे मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी जो 25 जीते हैं कोई लॉयलिस्ट नहीं होगा तेजस्वी यादव का। टूटेगा सर, हाँ, टूटने लेकिन वाला फिर है। भी अगर एक भी गया इधर तो फिर तेजस्वी जी के लिए एम्बेरसमेंट से ज्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी। त्रिपाठी जी देखिए, 2 दिन से चर्चा यही थी कि रोहिणी के साथ 7-8 विधायक बहुत गंभीरता से उनके पीछे खड़े हैं, और जो कुछ रोहिणी आचार्य कर रहे हैं आप उसको सामान्य घटनाक्रम मत मानिए। और मैं फिर कहता हूं, वो वाला पक्ष सचमुच पीड़ा देने वाला है जो लालू प्रसाद जी के बहुत नजदीकी लोगों ने रोहिणी के, जिसको कहते हैं ना कि चरित्र उस तरह से नहीं, लेकिन ये चरित्र हनन ही किसी व्यक्ति का होता है कि आप कहें कि नहीं वो तो आके बैठ गई थी घर में, वो तो सब जगह दखल देने लगी थी। ये बाकायदा उस कैंप से कराया गया। और ये सच है कि तेजस्वी यादव को डर था कि कुछ विधायक उनके हाथ से छिटक सकते हैं। क्या यह संभव था कि लालू प्रसाद यादव के सामने इस तरह के मुर्दाबाद के नारे लगते? वो हुआ, ये भी उसी तरफ इशारा। लालू परिवार में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज रोहिणी आचार्य जो तेजस्वी यादव की बहन है और उनकी दूसरी बड़ी बेटी है लालू यादव की, उनके समर्थक पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार संजय यादव के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। और कल भी आपने देखा था, यह प्रदर्शन हुआ था, लालू यादव के सामने प्रदर्शन हुआ था। संजय यादव को वापस भेजो, हरियाणा वापस भेजो, पार्टी से निकालो, ये सब नारे लगे थे और लालू जी समझाने की कोशिश कर रहे थे उनको। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर लेकिन एक बार फिर हमला बोला है, और अब तो वो नाम लेकर के बोल रही हैं, वो कुछ दबा छुपा कर कोई बात नहीं कह रही हैं। रोहिणी आचार्य को आप सब जानते हैं, जब ये नतीजे आए उसके एक दिन के बाद रोते रोते सबने घर से बाहर निकलते देखा और उन्होंने आकर बड़ी गंभीर बातें कही कि मेरा अपमान हुआ, मुझ पर चप्पल फेंकी गई, मैंने अपने पिता को किडनी दी तो कहा गया तुमने गंदी किडनी दे दी और तब तुम्हारी हाय लगी है, तुम्हारा श्राप हमको लग गया, इसीलिए तुम्हारी वजह से हम लोग हार गए। ये सारी बातें रोहिणी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने उनको बोली, और ये सब कुछ हो रहा था संजय यादव और रमीज नेमत खान के इशारे पर, जो दोनों बड़े अहम सहयोगी हैं तेजस्वी यादव के। अब इसके बाद बताया जा रहा है रोहिणी सिंगापुर वापस चली गई हैं, जहां उनका परिवार रहता है, और रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला। इसमें वो किसी से फोन पर बात करती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसमें वो बात कर रही हैं, बताया जा रहा है वो कोई पत्रकार हैं जिन्होंने कुछ कमेंट किया था किसी चर्चा के दौरान। ये शायद कहा था कि बेटियों को शादी के बाद अपने ससुराल में ही रहना चाहिए, मायके में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अब रोहिणी यादव जो हैं फिर उनको फ़ोन करके काफ़ी कुछ सुनाती हैं, कहती हैं, बताती हैं कि फिर बेटियां अगर केवल बेटियों का अगर अपने मायके आना पसंद नहीं है तो फिर अगर पिता को ज़रूरत पड़ती है तो किडनी फिर बेटा ही दिया करे। बेटे ने किडनी क्यों नहीं दी? आपके नेता, उन्होंने कहा आपके नेता ने किडनी क्यों नहीं दी, तेजस्वी यादव ने किडनी क्यों नहीं दी? एक बोतल खून देने की हिम्मत जिनके पास नहीं है वो मेरे बलिदान पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए। माँ बाप जब जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था तब हम गए थे। जाकर के रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है? अच्छा, एक और बात, शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। बेटा का है नहीं दिया, बेटा का है नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है, तो बेटा भाग गया और आप आए किडनी देने के लिए? एक बोतल खून देने का हिम्मत नहीं है यहाँ पे बकवास करने के लिए। मैं फिर आपको बता दूं, रोहिणी आचार्य ये बातचीत एक पत्रकार से कर रही हैं जिन्होंने तेजस्वी के समर्थन में शायद या रोहिणी के खिलाफ कोई कमेंट किसी चर्चा में कर दिया था। उनका नाम लेना ठीक नहीं है, आते रहते हैं टीवी पर बातचीत करते रहते हैं तो, लेकिन रोहिणी जो है अपनी बात से पीछे हटने को वो बिल्कुल तैयार नहीं। और इसमें आप उनकी लहजा देखिए जब वो तेजस्वी का नाम लेती हैं। आपका नेता, आपका लीडर तेजस्वी, उसने किडनी क्यों नहीं दिया, उसके बारे में आप क्यों नहीं कुछ कहते हैं? तो पहले तो वो बात करेंगे चुनाव के नतीजों को लेकर के कि जो बाहरी लोग हैं संजय यादव या रमीज नेमत खान, इन लोगों की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होती है? इनके कहने पर टिकट बटा, इनके कहने पर सारा प्रचार हुआ तो ये लोग जिम्मेदारी लें। अब तो वो बिल्कुल पर्सनल बात कर रही हैं अपने भाई के खिलाफ, सीधी बात। मैंने पिता को किडनी दी, मैंने बलिदान दिया, बेटा ने क्यों नहीं किया? हमसे उम्मीद अगर नहीं की जाती कि हम ज्यादा समय रहें मायके में तो बेटा देखे ना माँ बाप को। बेटा उनके लिए जब उनको जरूरत पड़ती है तो फिर ऐसी कुर्बानी बेटा भी करके दे। त्रिपाठी जी का मैं आपसे कह रहा था क्या इसमें छोटा सा योगदान है? योगदान नहीं, एक्चुअली उस चर्चा में जहां इन्होंने पत्रकार महोदय ने कुछ बातें कही जो रोहिणी जी को बहुत बुरी लगी, उसमें त्रिपाठी जी मौजूद थे
और आपको भी बड़ा खराब लगी वो सब बातें, आपने उसी वक्त उनको काउंटर भी किया था। नहीं सौरभ जी, मुझे लगता है कि कई बार हम लोग कुछ चर्चा करते हैं और वो पत्रकार कहे जाते हैं, हालांकि वो पत्रकार हैं नहीं, वो लालू जी के दरबारी हैं। मैं मतलब इसमें कोई संकोच नहीं करूंगा, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति को ये लगे कि कोई लड़की आई है तो उसको मतलब वो बार बार ये कह रहे थे कि वो किसी को लड़की को अपने पिता के घर में क्यों रहना है, अपने भाई के घर में क्यों रहना है, और रोहिणी कोई अपने पिता या भाई के घर में नहीं रह रही भाई। उनके पति सक्षम व्यक्ति हैं, लालू जी के बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी थे, उनका बेटा है वो खुद एक बड़ी कंपनी में है, पार्टनर है वो, उनको कोई संकट नहीं। चुनाव के समय में आपने बुलाया और जिस तरह की घटिया मानसिकता उन्होंने प्रदर्शित की और वाया राबड़ी देवी प्रदर्शित की, जिसकी वजह से रोहिणी और ज्यादा नाराज। क्या आप बता सकते हैं क्या कहा उन्होंने? ये कहा कि मेरी भी राबड़ी देवी से बात हुई है, जब कुंडली मार के बैठी रहेगी घर में, इसको तो निकल जाना चाहिए। काहे को अपने नैहर में मतलब मायके में आके काहे को बैठी हुई? ये वो उन्होंने कहा मैंने राबड़ी देवी से बात की। उन्होंने यही कहा, उन्होंने यही शब्द बोला कि मेरी भी राबड़ी देवी से बात हुई है और ये कुंडली मार के वहां क्यों बैठी हुई है। अब सोचिए जरा, कुंडली मार के कौन बैठता है? सांप बैठता है। राबड़ी देवी से बात हुई, मैं मान ही नहीं सकता कि कोई मां अपनी बेटी के लिए ये बात कहे। ये मैं अब समझा, ये जो वीडियो उन्होंने डाला ना, मतलब ऑडियो वीडियो जो कही है 5-6 मिनट का है ये, इसमें ये पूछ रही है उनसे कि आपने राबड़ी देवी का नाम लिया, बताइए क्या बात हुई आपकी राबड़ी बिल्कुल देवी? तो ये बात थी। कमाल की बात ये कि वो अभी भी उसको मानने को तैयार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में बड़ी मानसिकता लोगों की बदल गई, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि कुछ बड़े लोगों के नजदीक रह के कुछ, और सत्ता हमेशा सिर्फ जो कुर्सी पर है वह नहीं होता है, बड़े नेता जो होते हैं उनके आसपास के लोग भी उसी तरह से व्यवहार करते हैं। वो बार बार क्लेम करते हैं कि हम लालू जी के बड़े नजदीकी हैं, हम तो उनके परिवार में घुसे हुए। उन्होंने यहां तक दावा किया, जिसको रोहिणी काउंटर कर रही है, कि 1 करोड़ लोग लालू जी को किडनी दे देते। हाँ, बोला। और हमने उस वक्त सब देखा था, अगर लालू जी को 1 करोड़ लोग किडनी दे देते तो लालू जी को सिंगापुर जाना पड़ता किडनी बदलवाने के लिए। नहीं तो रोहिणी ने उनसे कहा ना कि अच्छा आप कह रहे हैं कि करोड़ों लोग लालू जी को किडनी देने के लिए तैयार है, आप लालू जी के नाम पर किडनी किसी गरीब को दे दीजिए, बिल्कुल। आप ही दीजिए। जिनसे बात करी थी उनकी रेखा, खैर ये तो चले, खैर पर्सनल घर की बात है, क्योंकि उन्होंने वीडियो डाला तो हमने बात की। सवाल ये है क्या रोहिणी कुछ डैमेज कर सकती हैं तेजस्वी यादव को, शॉर्ट रन में भी लॉन्ग रन में भी? अभी आप कहते हैं 7-8 विधायक जो हैं उनकी लॉयल्टी रोहिणी की तरफ हो सकती है, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, जो जानकारी ये है कि आरजेडी के कुछ विधायक टूटेंगे। ये जिसे हम कहते हैं ना, आज टूटते हैं कल टूटते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं ये जो 25 के अंदर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, संख्या में नहीं बता सकता, लेकिन वो इस पूरे मामले से बहुत अंदर से दुखी हैं और उनको अब ये लग रहा है कि हमारा भविष्य आरजेडी के साथ सत्ता की तरफ नहीं है। यदि हम आरजेडी के साथ रहते हैं तो हमारा भविष्य आने वाले दिनों में नहीं सुधर सकता है, आरजेडी सत्ता में नहीं आ सकती है। आने वाले दिनों में समीकरण बदल जाते हैं, कोई और बात नहीं है, लेकिन फिलहाल तो 5 साल के लिए उनको कोई नहीं दिखाई देता है। और नीतीश जी के बाद भी यदि ये गठबंधन और सामाजिक समीकरण रहता है तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए सत्ता में आने के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती है। और मुझे ऐसे में लगता है कि जो चर्चा चल रही है पटना के अंतर्गत कि आरजेडी के कई ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों के संपर्क में हैं, और ये किधर खिसक जाएंगे इसकी कोई आज के दिन में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और मुझे लगता है कि वो आज की स्थिति में तेजस्वी उनको संभालने की भी स्थिति में नहीं है। समीर जी? बिल्कुल, और आरजेडी में 4 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट संजय यादव नहीं चाहते थे उनको टिकट मिले। उनका संजय यादव से बहुत झगड़ा हुआ था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का समय, वो लालू प्रसाद यादव का हस्तक्षेप हुआ और उसके बाद उनको टिकट मिला और वो चुनाव जीते हैं। तो ये जो 4 विधायक हैं ये संजय यादव से बहुत ज़्यादा नाराज हैं। तेजस्वी यादव से नाराजगी कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पूरी पार्टी संजय यादव के पास छोड़ दी और वो सारे पार्टी के डिसीजन ले रहे हैं। यह जो विधायक है, जो 4 विधायक है, यह भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के संपर्क में है और हो सकता है कि 48-72 घंटे के अंदर कुछ हो, क्योंकि तेजस्वी यादव विधायक दल के नेता चुने गए हैं अभी अपने पार्टी के, वो अब दावा करेंगे विपक्ष का नेता बनने के लिए। उसके पहले हो सकता है कि यह स्थिति उत्पन्न हो कि 2 या 3 विधायक इस्तीफा दे दे या पार्टी बदलने की घोषणा करें। क्या मतलब इस्तीफा दे देंगे, क्या होगा उनके नहीं, लेकिन वो जहां से वो नहीं विधायक नहीं, वो जहां से आते हैं वहां सारी सीटें बीजेपी और जेडीयू ने जीती है और वो बहुत कम मार्जिन से वहां से जीते हैं। और उन्हें पता है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं या जेडीयू में चले जाते हैं और वहां से टिकट मिलता है तो वो सीट बहुत आराम से वहां जीतेंगे। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि इस बार ऐसा मौका मिला है कि
कि इस बार बिहार को विपक्ष का नेता विहीन बनाया जाए, तेजस्वी यादव को पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए या कमजोर करने के लिए इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि आप 2 या 3 विधायक छोड़ दो। दोनों तरीके की मुझे मतलब दावा मतलब लॉजिक देने वाले लोग मिल जाते हैं कि भाई कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई तो लोग गए छोड़ छाड़ के, बड़े बड़े नेता भी छोड़ के गए। ये पार्टी तो 20 साल से विपक्ष में बैठी है, तब भी इंटैक्ट है। और आइए थोड़ी एक लाइन से जोड़ दूं, देखिए यदि नीतीश जी के साथ दोबारा यदि आरजेडी नहीं आती तो एक ढंग से लालू प्रसाद यादव की पार्टी समाप्त हो गई थी। आप उन नीतीश जी ने साथ ला करके आरजेडी को जिंदा कर दिया। आज जहां तेजस्वी जहां खड़े हैं वो नीतीश जी के कारण खड़े हैं, नहीं तो खत्म 2015 वाला इलेक्शन के। अच्छा सर, ये बिल्कुल ठीक है कि आरजेडी कार्यकर्ताओं की पार्टी रही, लालू जी की पार्टी रही और मजबूत रही, टूटी रही। लेकिन अभी जो कल भी रात को मेरी कहीं चर्चा बिहार में हो रही थी, तो वहाँ के जो लोग हैं, मुझे नहीं पता, जो कोई पार्टी के नहीं है, वो कह रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस दोनों के ही टूटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आरजेडी पहले टूट जाएगी, कांग्रेस में तो कुछ ऐसा नहीं टूटने जैसा बचा नहीं है। वो भी कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि उनको तो टूटना भी नहीं है। वो तो विधायक दल के साथ पूरा का पूरा विधायक दल शामिल हो जाए, तो वो दोनों संभावनाएं वहाँ दिख रही है। और ये जो समीर जी कह रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर बहुत झगड़ा इसको लिए हुआ था टिकट को लेकर, तो वो लोग नाराज हैं। और भारतीय जनता पार्टी को फायदा यह है कि नीतीश जी के लिए भी एक दबाव बना है। अभी 117 हैं बिना नीतीश जी के भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक 117 है। तो अब कैसे क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, लेकिन दोनों पार्टियों में टूटने की संभावनाएं, आशंका वहां पर दिखाई दे रही है। तो आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है बीजेपी जेडीयू में होड़ लगेगी, तोड़ के इनको अपनी पार्टी में। मैं यही कहना चाह रहा था सौरभ जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि कल आपने एक न्यूज सुना होगा कि 5 कांग्रेस के जो हैं वो टूट करके जेडीयू की तरफ जा रहे हैं, लेकिन शाम तक आया कि नहीं वो जो है वो कहीं और जा रहे हैं। अच्छा। तो ये इसकी संभावना देखते हैं आप इनकार नहीं करेंगे। अरे बिहार के मुस्लिम विधायक तो नहीं आ सकता है। अरे बिहार के जेडीयू में आया था ना, पहले आया था बिहार में। वैसे तो देखिए हार के बाद ना तेजस्वी बोले कुछ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नहीं बोला है। मैं अब राहुल जी से उम्मीद करें कि ना करें, बोलेंगे कि उस हार के ऊपर कुछ। लेकिन एक व्यक्ति जो बोला, देर में बोला, वो थे प्रशांत किशोर। इनका चुनाव में बहुत हल्ला था, लेकिन इनकी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। वोट भी इनको मुझे लगता है 3-3.5% के करीब वोट मिला है। कल ये पहली बार 3 दिन के बाद कैमरे के सामने आए, और ठीक है हार थी। अब वो शायद ये तैयार कर रहे हो कि मैं क्या कहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। 25 सीट नहीं आएगी नीतीश कुमार को, आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो लोग पूछा लोगों ने, आप क्या करेंगे, आप राजनीति छोड़ेंगे क्या? इस पर भी वो बोले। उनसे हार की वजह पूछी गई कि इतनी बुरी, आप तो कह रहे थे अर्श पे या फर्श पे, मतलब अर्श पर तो है लेकिन इतना बुरा, तो फर्श के मतलब फर्श पे लेकिन फर्श के नीचे ही चले गए, तो ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कुछ वजह बताई हार की। वो कह रहे हैं कि ये तो वोट खरीदा गया है, हजारों करोड़ रुपया जो है वो चुनाव के दौरान अलग अलग स्कीमों में महिलाओं को और उनके बुजुर्गों के खाते में, किसी के खाते में डाला गया, और ये तो वोट खरीदने जैसा है। लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, कि सब लोगों को, तुमको अपने समूह में से सबको आकर के वोट डलवाना है। ये भी उन्होंने कहा कि आखिरी 2 घंटे में इतना मतदान कैसे हो गया, इलेक्शन कमीशन पर ये सवाल भी उठा रहे हैं। तो मतलब वो हार की कुछ और, मतलब कुछ और वजह बता रहे हैं। सिर्फ ये कोई एक ऑर्गेनिक सपोर्ट नहीं था इंडिया या नीतीश कुमार के लिए, ऐसा वो मानते हैं। आप सुनिए उनकी बात। नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया कौन? हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हम लोगों की बनी है। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई।
अब जब मैं उम्मीद ये कर रहा था कि प्रशांत जी आते, ये तो नहीं कर रहा था कि वो राजनीति छोड़ेंगे, लेकिन जब उन्होंने ये कह दिया था कि हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते थे, हम सत्ता परिवर्तन भी नहीं कर पाए, हमें बिल्कुल कामयाबी नहीं मिली, तो फिर इफ और बट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, कोई नहीं उनसे कहता कि राजनीति छोड़ दी, बल्कि नेता लोगों के बाद तो बहुत तरीके होते हैं, ये बयान जारी करते हैं मैं राजनीति छोड़ रहा हूं, घर के बाहर प्रदर्शन करवाते हैं अपनी पार्टी के लोगों का, कहते पार्टी के दबाव में मैं राजनीति में बना लूंगा। कौन मना कर देता, और कौन मान रहा था कि राजनीति छोड़ देंगे? लेकिन जब आप ऐसा मतलब कुछ बहाना जैसा जब कुछ बनाने लगते हैं ना, तो जो उन्होंने एक इमेज अपनी तैयार करने की कोशिश की थी कि मैं कोई नॉर्मल पॉलिटिक्स करने यहां पे नहीं आया हूं, तो उसको थोड़ा सा डेंट लगता है। सर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए हम तो पहले भी ये बात कर रहे थे, लेकिन मैं कोई प्रशांत किशोर जी को कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा था। मैं कह रहा था उनके पास संगठन नहीं है और चुनाव बिना संगठन के नहीं लड़ा जाता। ये बात मैं हमेशा इस बात को, जो कांग्रेस के साथ अरविंद केजरीवाल, विजय सर को अरविंद केजरीवाल हो गया तो सर बदल गए। आज पांडे जी से नहीं शुरू किया, आज पांडे जी से नहीं शुरू नहीं, किया। पांडे जी भी है, वो भी उसका एक जाति के समीकरण के हिसाब पर भी मैं पांडे जी इसलिए कहता था कि उनके पास वो जातिगत समीकरण नहीं है। और ये बात बार बार हो रही थी कि प्रशांत किशोर जी बदलना चाहते हैं, उनके इश्यूज सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या बिहार बदलना चाहता है कि नहीं चाहता? तब भी मैंने कहा था कि जातिगत समीकरणों से बिहार नहीं निकलने वाला। और आज भी भारतीय जनता पार्टी भले ही कहे कुछ भी हो, लेकिन पूरा इलेक्शन जातिगत समीकरणों पर जीता गया, वो तो कह रहे हैं वोट खरीदा गया। नहीं, वो ठीक है, वो तो उनको वैसे पहले भी पता था जब वोट खरीदने की, जब मंडी लगी थी, यदि उनके हिसाब से देखें, वो आज थोड़ी हुआ, वो तो पहले भी कह सकते थे। जो काम हुआ, इसको यदि वो वोट खरीदना कहते हैं, वो काम तो चुनाव से पहले हो गया था। वो उसी दिन कह देते हैं कि भाई हम ये नहीं जीत सकते, वोट खरीद हार की ईमानदार स्वीकारोक्ति देख रहे हैं। वो उन्होंने चुनाव ईमानदारी से कभी नहीं लड़ा। आपने बहुत इमेज बनाई उनकी, मतलब हम सब लोगों ने मिलकर। मैं उनको ईमानदार नेता नहीं मानते आप? नहीं, अच्छा ठीक है, मैं तो पूछ रहा हूँ आज ईमानदार दिखाई दे रहे हैं हार स्वीकार करने में या नहीं दिखाई दे रहे? मुश्किल ये है कि आज भी ईमानदार नहीं दिख रहे हैं, और प्रशांत किशोर से ये उम्मीद नहीं थी। हालांकि हम लोग ये लगातार कह रहे थे कि वो मतलब फर्श पे ही रहने वाले, अर्श वाला तो सिर्फ हवा ही है, लेकिन आज ये उम्मीद की जा रही थी कि वो कहते अब अगले 5 साल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर प्रशांत किशोर आपको यही मिलेगा। जब वो कहते मैं किस पद पर रहूं जो इस्तीफा दे दूं, ये बोला उन्होंने, तो मतलब नेता बन गए। ठीक है, नेतागिरी कर रहे हैं ना, अब तो करने दीजिए नेतागिरी कर रहे हैं तो फिर कोई कमी है क्या? लड़िए उसी में। आपसे उम्मीद थी कि आप थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा कुछ अलग लाएंगे। दुर्भाग्य से जिस टोन पर, जिस बेस पर ये शुरू हुए थे, वो बेस पूरी तरह से खत्म हो गया है। वैसे एक दिन का उपवास भी करने वाले हैं वो आत्ममंथन करने के लिए। एक बात बताइए सौरभ जी, जो आदमी बंगाल में हत्याओं का हत्या करने वाले लोगों के साथ खड़ा हो, और वो हत्या जिसमें 28,000 वहां से भाग करके आसाम चले जाएं, झारखंड चले जाएं, और उसकी राजनीति के साथ खड़ा हो, वो आदमी ईमानदार कैसे हो सकता है? समीर मुद्दे बहुत ठीक, समीर जी को उम्मीद थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके आंकलन पे बात नहीं कर रहा हूं, ईमानदारी पे बात हो रही है आज उनकी। निश्चित रूप से मुझे लगता है प्रदर्शन भी कोई बहुत बुरा नहीं रहा। 16.5 लाख वोट लेकर जना बिना किसी गठबंधन के अंदर, चिराग पासवान 24 लाख लेके जा रहे हैं, ओवैसी 5 सीट जीतते हैं और 9 लाख वोट लेके जाते हैं, ओवैसी दुगने वोट उनको मिले हैं। तो मुझे लगता है कि, और ईमानदारी की बात है तो भारतीय राजनीति में उदाहरण दे दीजिए जो अपनी जबान पर कायम रहा हो। मुझे ये क्या बात हुई सर? तो ये करना तो सभी राजनेता होते हैं, इनकी जबान पे भी वैसे ही मक्खन लगाया, मतलब उम्मीद करें कि वो ईमानदार रहे। जो 50-50 साल से राजनीति कर रहे हैं वो ईमानदार रहे। केजरीवाल रहा क्या? तो जो राजनीति में आएगा वो ईमानदार तो रहेगा नहीं ना। जो राजनीति में आएगा वो केजरीवाल रहे, वो भी ईमानदार नहीं रहे। तो राजनीति में जो आएगा वो कोई ईमानदार नहीं रहे। मतलब किसी भी पार्टी हमारी गलती है। आज के भरोसा क्यों करेगा? आज के बाद क्या मतलब किसी, मेरा लगता है जब जवाब पूछा जाता है समय तो जवाब उनसे भी पूछा जाना चाहिए जो 50 साल से राजनीति कर रहे हो, जो ईमानदार नहीं सर। अभी तो जिसने वादा दावा किया था उसी से पूछा जाएगा। पूछा ना, तो उन्हें पता है। आज आप कवर फायर से दे रहे हैं? कवर फायर नहीं दे रहा, बिल्कुल भी नहीं। कुछ दुनिया की खबरें आपको अब हम बता दें। बांग्लादेश में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। शेख हसीना को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद उनके समर्थक भारी गुस्से में हैं और ढाका जल रहा है। 21 नवंबर तक पूरे देश में अवामी लीग का प्रदर्शन होगा। शेख हसीना की पार्टी ने साफ कह दिया है कि यूनुस सरकार को अब उखाड़ फेंकना है। उधर बांग्लादेश भारत पर लगातार दबाव बना रहा है कि शेख हसीना को उसके सुपुर्द किया जाए, और अब तो उसने कहा है कि वो इंटरपोल की मदद लेगा। आपको बता दें कि ढाका में इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को फांसी की सजा दी है, और इसके बाद यूनुस सरकार उनके प्रत्यर्पण के लिए भारत पर प्रेशर बना रहा है। भारत ने साफ कह दिया है कि वो बांग्लादेश में शांति का पक्षधर है। उधर यूनुस सरकार का एक फैसला अब उसी की पोल खोल रहा है।
बांग्लादेश में शेख हसीना के बयान छापने, दिखाने, सर्कुलेट करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि शेख हसीना यहां भारत में, दिल्ली में है और वो लगातार इंटरव्यूज प्रिंट को दे रही हैं, वीडियो पर कोई इंटरव्यू नहीं दे रही है। लेकिन उनका कोई बयान छपेगा भी नहीं। ढाका, पूरे बांग्लादेश में कहीं किसी मीडिया में ऐसा फरमान मोहम्मद यूनुस की सरकार ने निकाला है। अब यूनुस सरकार की चालाकी देखिए, आईसीटी में शेख हसीना की गैर हाजिरी में केस चलाया, उनको मृत्युदंड की सजा दी, उनका पक्ष जाने बिना। सुप्रीम कोर्ट में वो अपील कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए उनको खुद वहां हाजिर होना होगा, मतलब उनको पहले गिरफ्तार होना पड़ेगा। और अब उनके बयानों पर प्रतिबंध, मतलब बांग्लादेश में शेख हसीना का पक्ष सुना तक ना जाए कहीं। यह यूनुस सरकार का डर बताता है शेख हसीना से। और उनके समर्थक वहां भारी तादाद में हैं, उनकी संख्या करोड़ों में है। तो लोग कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो जो जिस एक तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस आए, अब उन्हीं का तख्ता पलट हो जाए। ये तो थी बांग्लादेश की कहानी। अब आपको मैं जुड़ा हुआ बंगाल का हाल बताता हूं। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बांग्लादेश फैक्टर दिखने लगा। भारत में कितने बांग्लादेशी अवैध रूप से रहते हैं, घुसपैठी हैं, इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। लेकिन अब बांग्लादेश में ऐसे हजारों लोग सामने आ गए जो अवैध रूप से आए हुए थे, खुलकर अब बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए अपना सामान समेट कर बॉर्डर के पास पहुंच गए और खुद बीएसएफ के पास जाकर कहने लगे कि हम बांग्लादेशी हैं, हमको उधर भेज दीजिए। क्यों? इनको डर है कि हमको भारत सरकार, पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेगी। बीएसएफ ने इन सबको कस्टडी में लिया हुआ है। अब वो बांग्लादेश का जो बॉर्डर गार्ड है उससे इन लोगों की शिनाख्त करवाएगी, इन लोगों की पहचान, और जो जहां इनको जो पता है बांग्लादेश में, इनके दस्तावेज उन्हें सौंपकर उनकी तस्दीक की जाएगी। उसके बाद इनको बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को सौंपा जाएगा। लेकिन ये बांग्लादेशी आप कितने आराम से भारत में रह रहे थे, इनकी बातें आप सुनिए तो आप हैरान रह जाएंगे और आप सोच में पड़ेंगे कि हमारे देश में हो क्या रहा है। कुछ लोगों की बात इनमें से आपको सुना रहा हूं। ये सब बांग्लादेशी हैं, इनके पास भारत का कोई दस्तावेज नहीं है, खुलकर कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश से भारत में आए थे। सुनिए। यहाँ पर मैंने आया था 4 साल पहले। हम आया था, लोगों को साथ चला आया था काम के लिए। मैं काम करता था वहाँ से। अब ऐसा शुरू होने के बाद मेरा घर वाला वहाँ से निकल दिया, बोल रहा है तुम लोग घर वापस जाओ। इसलिए मैंने घर जाने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। कैसे आए थे यहाँ पर? चोरी छिपे? चोरी छिपे। मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, भारत का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए। दूसरे स्टेट में भी? हाँ। कौन कौन राज्य में? मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद में भी गया था। अब मैं आपको बताता हूं, तो टाइम कम है, मैंने तो बहुत सारे लोगों की बात आपको सुना सकता था। इनमें से कोई यहां मजदूरी कर रहा है, कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है। ये आते हैं, पहले बंगाल में बसते हैं, कोलकाता में कुछ दिन रहते हैं, यहाँ के तौर तरीके सीखते हैं, भाषा थोड़ी ठीक करते हैं, उसके बाद पूरे भारत में फैल जाते हैं। कोई मुंबई चला गया, कोई सूरत चला गया, कोई जम्मू कश्मीर, कोई हरियाणा चला गया, अलग अलग राज्यों में जाकर के फिर ये बसना शुरू हो जाते हैं। और तो और यहाँ से कमाई करके पैसा बांग्लादेश अपने परिवारों को भी भेजते हैं। और इसमें बहुत से लोग ऐसे मिले जिन्होंने कैमरे पर हमारे रिपोर्टर को ये बताया कि हमने ये सारे वो लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। तो इन्होंने कहा कि हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हम अपना कागज नहीं बनवा पाए, नहीं तो हम भारत के पक्के नागरिक हो जाते। उनको इसमें कुछ गलत भी नहीं दिख रहा है। लेकिन इनके अलावा ऐसे लोगों की तो अनगिनत तादाद है जो कागज बना के बैठे हैं। अब इस पर विवाद, पॉलिटिकल विवाद क्या हुआ, यह बात जब हुई तो बीजेपी ने बंगाल में कहा कि भाई ये देखने के बाद भी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये देखने के बाद भी ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही हैं। घुसपैठिए ढूंढे जाएंगे जिसमें ये घुसपैठिए तो खुद एसआईआर का डर बता रहे हैं। तो टीएमसी के प्रवक्ता ने पूछा कि ये बताइए कि इनमें से कोई वोटर है जो हम इनको बचाएंगे। उन्होंने इन्हीं का लॉजिक इस्तेमाल किया कि इनके पास कागज तो है नहीं। बोले वोटर थोड़ी हमारा जो हम इसको बचाएंगे। लेकिन ये चंद हजार लोग, क्या इनके अलावा और कोई ऐसा बांग्लादेशी भारत में नहीं रहता जिसने भारत का आधार कार्ड, भारत का वोटर कार्ड बनवा लिया होगा? क्या ये सब कुछ एक चुनावी शिगुफा था? देखिए, इस पर तो बहुत रिपोर्ट आ चुकी है। खुद इंद्रजीत गुप्त जब जो सीपीआई के तरफ से होम मिनिस्टर थे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में, उस समय उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठे। श्री प्रकाश जायसवाल का इस पर स्टेटमेंट है, हितेश्वर साकिया का है। देखिए, मुझे तो इस सब जब आता है तो मुझे तो थोड़ा सा तरस भी आती है, हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। गुस्सा अपने सरकार से आता है, वर्तमान सरकार से नहीं,
लेकिन देवकांत बरुआ हुआ करते थे जिन्होंने कहा कि हम आसाम में अली और कुली के सहारे ही सत्ता में आते हैं। पश्चिम बंगाल में टीबी राजेश्वर की रिपोर्ट है जो वहाँ पर गवर्नर रहा करते थे। एक नहीं, ऐसे कई दर्जनों रिपोर्ट में गिनवा सकता हूँ जिसका आप दिल्ली में 1997 में अरुण शौरी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें इसका जिक्र किया है कि जो दिल्ली एनसीआर है 7 लाख बांग्लादेशी मुसलमान आकर के यहाँ पर बस गए हैं। अब आप सोचिए कि 1997 और आज 32 साल हो गए ना, 32 साल में उनके कितने बच्चे पैदा हुए होंगे और वो कहाँ कहाँ कितनी जनसंख्या आबादी बढ़ी हुई होगी। एक शहर से आप SIR, आप आसाम के बारे में आप जिक्र करते हैं, मैं एक जिक्र आसाम के अंदर जो हुआ था उससे पता लगा कि उसमें हिंदू ज़्यादा है मुस्लिम का। उसका बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ से चारों ओर वो जाकर के फैल गए थे। आप ईस्ट कोस्ट रोड यदि आप तमिलनाडु के अंदर चले जाएंगे तो दोनों साइड आपको बांग्लादेशी बसे हुए मिल जाएंगे। महाराष्ट्र के अंदर में कहीं मुझे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अमित शाह जी ने संसद में भी कहा कि 24 परगना से, मुर्शिदाबाद से, इन जगहों से जितने भी फेक जो भी डॉक्यूमेंट बने हैं या आधार कार्ड बनाए गए हैं वो वहीं से बने हैं। सर मैं ये कह रहा हूं अभी तक तो एजेंसियां जिम्मेदार हैं। देश की अलग अलग सरकारें जो है राज्यों में बांग्लादेशियों को ढूंढने के लिए अभियान चलाया हुआ था, पकड़ रही थी, डॉक्यूमेंट चेक कर करके नहीं ये जिसके पास डॉक्यूमेंट है भी उसको भी कि नहीं ये तो फर्जी लग रहा है, पकड़ा। अरे ये तो एक SIR का ऐलान हुआ है, अभी अपने आप डर के मारे हजारों लोग, सैकड़ों लोग जो है सामने आ गए। इसके बाद भी आप SIR का विरोध किस नाम पर कर सकते हैं? सौरभ जी बस एक लाइन सिर्फ जोड़ देना चाहता हूं, उनके लोग आज के दिन में पुलिस और बाकी जगहों पर सरकारी नौकरी में आ चुके हैं। बिल्कुल होंगे, ऐसे लोगों को भी हटा करके उनको डिसएनफ्रेंचाइज जी, लेकिन इसके ये देखने के बाद भी कोई विरोध कैसे करेगा? ये तो खुलकर आ गए खुद ही कि हाँ हम घुसपैठिए हैं। ममता बनर्जी कितना समर्थन करते हैं अब इससे अंदाज लगाइए कि जब अमित शाह गृह मंत्री बने या नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो ममता बनर्जी को गृह मंत्रालय ने पत्र लिखा कि भाई हमें वहां पर फिनिशिंग करना है, बॉर्डर बनाना है, बांग्लादेश से जो लगी है वह हमें बाढ़ लगाना है, हमें जमीन उपलब्ध कराइए वहां पर। ममता बनर्जी ने तमाम चिट्ठियां लिखने के बाद भी केंद्र सरकार के अभी तक वहां जमीन नहीं थी, क्योंकि जमीन लैंड और जमीन प्रदेश के अंदर में आती है। ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी केंद्र सरकार को वहां पर फिनिशिंग लगाने के लिए। तो जो ममता बनर्जी केंद्र सरकार को मदद नहीं कर रही और चाहती है कि बांग्लादेश से घुसपैठी आते रहे, मेरा वोटर बनते रहे। आज बांग्लादेश आज वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन लगभग 10.5 करोड़ के करीब है। आज अब 10.5 करोड़ में कितने वोटर टीएमसी ने 2011 सत्ता में ममता बनर्जी आई है। अगर ममता बनर्जी का 2011 से लेकर 2025 तक का अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो इस समय में ममता बनर्जी का संगठन ने, कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों के राशन कार्ड बनवा दिया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दिए, उनके आधार कार्ड बनवा दिए, उनका पैन कार्ड बनवा दिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा दिए और उन्हें नागरिक बनाकर अपना वोटर बनाया। और उन्हीं का एक बड़ा वर्ग है जो ममता बनर्जी का समर्थक है। और जो ममता बनर्जी कह रही है कि SIR नहीं होने देगी बंगाल में, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि वेस्ट बंगाल से बांग्लादेशी SIR पर सवाल उठाने वालों को सबसे बड़ा जवाब और SIR की कामयाबी का सबसे बड़ा प्रूफ ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में जब से मुनीर जी, सौरभ जी एक बात जोड़ दीजिए, नहीं थे कौन है जो इनको बचाना चाहता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वोट नहीं देते हैं, ये तो प्रूवन है और बार बार ये बोलना पड़ेगा। घुसपैठिया कोई भी भाजपा को तो वोट नहीं करता। कांग्रेस पार्टी लेफ्ट ममता मतलब देश आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है ना। चलिए अब इतनी बात हो ही गई तो अब ये भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी तो अभी रामलीला मैदान में ये तय हुआ है कि कुछ दिनों के बाद रैली करने वाली है SIR के खिलाफ। उन तमाम राज्यों में जहां SIR अभी चुनाव आयोग करा रहा है वहां के नेता वहां पहुंचेंगे। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी बात का विरोध प्रदर्शन ये उनका अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो रामलीला मैदान में करें, हर शहर का जो मैदान हो वहां करें जहां। लेकिन जब आप अफवाह झूठ बार बार करते हैं तो क्या आपके ऊपर कोई भरोसा कर रहा है? क्या बिहार के चुनाव ने तो दिखा दिया कितना भरोसा है, और खुद राहुल गांधी को कितना भरोसा है। वो कोलंबिया, मलेशिया, हम तो बार बार भूल जाते हैं कि लंका भी मलेशिया में है कि कोलंबिया में है, कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर मस्कट याद आ जाता है। तो लोगों को याद करना, ऐसे में आप सोचेंगे कि SIR पर विरोध कोई बहुत पकड़ पाएगा? दो बड़े मुख्यमंत्रियों ने, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने, वर्तमान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की रैली में आने से मना किया है। एक तो हेमंत सोरेन नहीं आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे नहीं आ रहे हैं इस रैली में। SIR के खिलाफ जो रैली होगी उसमें उद्धव ठाकरे ने मार कर दिया और हेमंत सोरेन भी नहीं आ रहे। बिहार में SIR हुई, उससे घुसपैठियों की संख्या पता चल गई है क्या? बताइए। जो आप घुसपैठ SIR पर विरोध हो रहा है ना, अभी जो बिहार में तो खत्म हुई ना SIR, सवाल उस पर सरकार ने बता दिया कितने घुसपैठिए सामने आए हैं। बताता हूं।
ये सवाल अमित शाह जी से पटना में पत्रकारों ने पूछा था एक कार्यक्रम के दरमियान। अमित शाह जी ने कहा कि जो 62 लाख काटे गए हैं, आप उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोबारा नाम कटने के बावजूद भी वो बाहर आकर के कहे क्या, आपको बताएं क्या कि हाँ हमारा नाम जुड़वा दीजिए? क्यों नहीं है? ये कौन लोग हैं? ठीक, ये वही लोग हैं जो घुसपैठिए थे। अगली खबर पर बढ़ते हैं। पाकिस्तान में आसिम मुनीर जो है अब हुजूर आला बन गया है, लेकिन वहां की जनता का गुस्सा लगातार सड़कों पर निकल रहा है। पाकिस्तान के हर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आसिम मुनीर को माथे पर बैठाने के लिए शहबाज सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी दिखाई जा रही है। जज हों, विपक्षी पार्टियां हों, वकील हों, आम लोग हों, बुद्धिजीवी समाज के लोग हों, मुनीर को ओहदा देने का विरोध किया जा रहा है। उसकी तस्वीरें भी कई आ रही हैं पाकिस्तान से, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। एससीओ की बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हुए थे। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और उनके फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार भी मौजूद थे और इशाक डार के सामने बैठकर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को हम जड़ से खत्म करके चैन लेंगे और भारत ऐसे ही आतंकवाद पर वार करता रहेगा। और आगे उन्होंने बोला कि आतंकवाद पर अब कोई बहाना ना बनाए, कोई देश बहाना ना बनाए, ना कोई लीपापोती करे। ये सारी बातें उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के मुंह पर कही। We must never forget that the SCO was founded to combat the three evils of terrorism, separatism, and extremism. These threats have become even more serious in the years that have passed. It is imperative that the world display zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. There can be no justification, no looking away, and no whitewashing. As India has demonstrated, we have the right to defend our people against terrorism and will exercise it. अच्छा, ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था जब वो गए थे तियानजिन में, चीन में। वहां उनके सामने शहबाज शरीफ थे, वहां उन्होंने शहबाज शरीफ के सामने आतंकवाद को लेकर के ऐसी बातें की थी। और ऑपरेशन सिंदूर की मार तो ऐसी पड़ी है, पाकिस्तान अभी तक करा रहा है भाई। ये तो हैरानी होने लगी है कि पाकिस्तान में किस तरीके से काम होता होगा। अब एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है डेमियन साइमन, और इन्होंने हाल ही में कुछ तस्वीरें जो हैं इंटरनेट पर शेयर की हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो नूर खान एयरबेस था रावलपिंडी वाला, जहां पर इनका परमाणु कमांड थी, और जैकोबाबाद एयरबेस, पाकिस्तान अभी तक वहां मरम्मत करा रहा है। इन्होंने तस्वीरें उसकी शेयर की हैं। पाकिस्तान के इन महत्वपूर्ण एयरबेसेस पर भारत ने इसी साल 10 मई को ब्रह्मोस मिसाइलों से और अपने और हथियारों से प्रहार किया था। कुल 13 एयरबेस पर वार किया था और अभी तक वहां पर मरम्मत का काम चल रहा है। इससे पहले 7 मई को 700 से ज्यादा आतंकवादियों को हमने जो है वो खत्म किया था। और डेमियन साइमन ने ये तस्वीरें जारी करके बताया कि नूर खान और जैकोबाबाद एयरबेस पर रिकंस्ट्रक्शन का काम अभी तक चल रहा है। जैकोबाबाद में तो जो हैंगर आपको वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, वो हैंगर वो आज तक नहीं बना पाए, ये हालत है। जी। वो तो पूरी तरह से तबाही कर दिया गया था जिस तरह से भारत की सेना ने, फौज ने जो काम किया था। और ये जो रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये फिर से यही बता रहा है वो आतंकवादियों को पनाह देने के ही काम में आता है ना। किस काम में आ रहा है? आतंकवादियों को तबाह करने के लिए वो हमले किए गए थे और पाकिस्तान उस पर फिर से रिकंस्ट्रक्शन, अभी 2-4 आतंकवादियों के अड्डे बनवाए, आतंकवादियों के अड्डे दोबारा से बन ही रहे हैं, इसी पर काम हो रहा है। तो आतंकवादियों के अड्डे दोबारा बनेंगे तो दोबारा भी खत्म हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये साबित करता है कि पाकिस्तान आतंकवाद के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ, मतलब उसको अलग अलग देखना ही नहीं चाहिए। जो बात हम कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार और आतंकवादी अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। वो दोनों लोग एक ही साथ मिले हुए हैं। किसी का नाम ISI है, किसी का नाम फौज है, किसी का नाम आतंकवादी है। वो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं इस सारी घटना को कारगिल से लेकर अभी तक देख रहा हूँ। कारगिल में उन्होंने कहा था कि वो कुछ ऐसे ही चरवाहे और वो चले गए, फिर वो फौज में थे, फिर फौज का जब मारे गए तो उन्होंने उनको लिया नहीं। उसके बाद जितनी प्रॉक्सी वॉर वो करते हैं वो सारी आतंकवाद को लेकर करते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एस जयशंकर साहब जो बोले हैं वो ठीक जवाब है और भारत का इस जवाब में मतलब कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि ज़्यादा सटीक तरीके से, ज़्यादा ठोस तरीके से कर रहे हैं। जितना जल्दी पाकिस्तान को समझ में आ जाए वो बेहतर है। अरे अगली खबर ये तो बहुत ही चुभने वाली है पाकिस्तान के लिए। तालिबान जब से सत्ता में अफगानिस्तान में लौटा है, हमारे तो रिश्ते उससे कभी नहीं रहे, लेकिन अब भारत ने औपचारिक मान्यता अभी तक दी नहीं है, लेकिन अपना दूतावास जो वहां हमने बंद किया हुआ था उसको हमने खोल दिया है। जो प्रोजेक्ट्स हमारे वहां पर ठप पड़े हुए थे, हम संपर्क जो पूरी तरीके से टूट गया था, उसको हम थोड़ा थोड़ा जोड़ने लगे हैं।
अफगानिस्तान में लेकिन पाकिस्तान से उनके रिश्ते अब लगभग बर्बाद हो चुके हैं, लगभग खत्म, दुश्मनी हो चुकी है। और अब खबर यह आई कि इनके विदेश मंत्री के भारत आने के बाद, याद कीजिएगा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जब भारत आए थे कुछ दिनों पहले, उनकी यहां मौजूदगी में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था। और अब इनके वाणिज्य मंत्री, ट्रेड मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी आज ही भारत आ रहे हैं। और यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, यह आप इस पूरे इलाके का जियोपॉलिटिकल टिल्ट आप एक तरीके से बदल रहा है, उसको इस तरीके से देखिए। अफगानिस्तान ने अभी सारा ट्रेड अपना बंद कर दिया पाकिस्तान के साथ, जबकि गरीब मुल्क ज्यादा पाकिस्तान से अफगानिस्तान है, उसको ज्यादा जरूरत थी। उसने कहा हम नहीं करेंगे तुम्हारे साथ व्यापार, हम और देशों में देख लेंगे। दवाइयां लेते थे पाकिस्तान से, बंद कर दिया। अपने फल वल भेजते थे पाकिस्तान को, वो करना उन्होंने करते थे, सब एक्सपोर्ट उनका ज्यादा होता था, बंद कर दिया। और उनका ट्रेड मिनिस्टर अब भारत आ रहा है। तो ये तो सीधे सीधे मिर्ची लगाने वाली बात है पाकिस्तान को। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है। आज भारत जो है रियल पॉलिटिकल वर्ल्ड में जी रहा है, तो अगर तालिबान के साथ अब व्यापारिक संबंध भी बढ़ेंगे तो अच्छी बात है। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है कि ये रणनीतिक निर्णय है। इसको मैं यूं नहीं देखता हूं जैसे हमारे दूसरे देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध है, हम उनसे व्यापार के लिए कोई लॉन्ग टर्म 10 साल 20 साल के स्ट्रेटेजिक समझौते करते हैं, हम उनके साथ रक्षा के समझौते करते हैं, हम उनके साथ अलग अलग, ये एक रणनीतिक समझौता है। वो रणनीतिक समझौता इस बात पर टिका हुआ है कि हमें इस रीजन में पाकिस्तान जैसे उद्दंड आतंकवादी एक जो देश के नाम पर बना हुआ है उसको राइट टाइम रखना है। दूसरा, जब दुनिया के सारे देश अपने अपने एक जिसको कहते हैं कि थोड़ी सी गुंजाइश रखते हैं, तो हम क्यों नहीं रखेंगे। और निजी तौर पर देखें तो हमारी जो तालिबान से लड़ाई है वो कोई लड़ाई नहीं है, हमारा और तालिबान का कभी कोई झगड़ा नहीं रहा। अफगानिस्तान में चाहे करजई की सरकार हो या तालिबान की सरकार हो, दोनों से भारत के रिश्ते बड़े अच्छे रह सकते थे। लेकिन हम कुछ मुद्दों पर तालिबान को टोकते हैं। हम नहीं पसंद करते कि महिलाओं के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, नागरिक जीवन के मुद्दे पर वो जैसे रहते हैं वो रहे, लेकिन वो उनके देश का मसला है। तो हम एक रणनीतिक जो लड़ाई है उसको मजबूती से लड़ना है। मुझे जो लग रहा है, आप सहमत हुए नहीं कि हमसे ज्यादा वो दिलचस्पी दिखा रहा है हमसे संबंध बढ़ाने नहीं, वो भी दिलचस्पी इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि अमेरिका उसके साथ जो व्यवहार कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को जिस तरह से एक जिसको कहें कि शूटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको लगता है कि भारत जैसा बड़ा देश जब साथ में खड़ा होगा, उसके साथ जब डील में होगा, डेमोक्रेसी से बात करने का अपना सुख होता है, वो भी तो एक बड़ी पाकिस्तान की खबर समीर जी बता रहे थे क्या, इमरान खान से जुड़ी कोई खबर? इमरान खान की बहन जो मिलने जा रही, तीनों बहनें मिलने जा रही थी, तो रावलपिंडी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनको घसीटा सड़कों पर, हिरासत में ले लिया, इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया है। तो ये कहा जा रहा था कि शायद वो अभी इमरान खान से मिलकर, अब जिस तरीके से आसिम मुनीर को सुप्रीम लीडर बना दिया गया है, मतलब पावर दे दी गई है, उसके खिलाफ कैसे एक संगठन बनाया जाए फिर से, तो आज मिलने नहीं देगा। इतना डर है इमरान खान से, इतना डर हो, जबकि अनुमति थी मिलने की उनके पास कोर्ट से कि वो मिल सकती है, वीकली मीटिंग थी, वो रोक दी गई है। अब जरा दुनिया के सबसे बड़े खबर बनाने वाले व्यक्ति की बात कर लें, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लें। गजब आदमी है, इस बार भी और गजब किया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान गए इनसे मिलने, व्हाइट हाउस में थे इनके। अब ट्रंप देखिए अपनी कभी कभी अपना ही पैंतरा उल्टा पड़ जाता है। ट्रंप मीडिया को बुलाते हैं व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में, उनके सामने जो भी राष्ट्राध्यक्ष आता है उससे बात करते हैं। जैसे कभी जेलेंस्की को जलील किया, एक साउथ अफ्रीका वाले के साथ मिसबिहेव किया, ऐसे कई लोगों के साथ वो कर चुके हैं। इस बार उल्टा हो गया। इस बार एक पत्रकार ने उनके मेहमान से, जिसकी वो बड़ी चापलूसी कर रहे थे मोहम्मद बिन सलमान की, उनके सामने बड़ा टेढ़ा सवाल पूछ दिया। महिला पत्रकार थी और जिस नेटवर्क से होंगी, टेलीविजन नेटवर्क से, वो ट्रंप उसको पसंद नहीं करते, तो इन्होंने बहुत उल्टा सीधा उस पत्रकार को सुनाया। यू आर अ वेरी बैड रिपोर्टर, यू आर अ वेरी बैड पर्सन, व्हाई आर यू ह्यूमिलेटिंग आवर गेस्ट, हमारे मेहमान की बेइज्जती क्यों कर रहे हो। सवाल क्या पूछ लिया था? सवाल उस महिला ने ये पूछा था कि आप ये जो मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं सऊदी अरब के, पहले तो ये बताइए कि आप इनके साथ ट्रेड डील भी कर रहे हैं, द्विपक्षीय संबंध आप बना रहे हैं, और आपका पर्सनल बिजनेस भी है सऊदी अरब में, पर्सनल बिजनेस डील भी करते हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति हैं इनके ऊपर तो एक पत्रकार कमाल खशोगी की हत्या का आरोप लगा था, और 9/11 के जितने लोग थे, हमलावर थे, ज़्यादातर सऊदी अरब के थे, ओसामा बिन लादेन से। तो यहाँ हमारे यहाँ 9/11 के विक्टिम्स बहुत जो हैं परेशान हैं, इस पर क्या जवाब देंगे? तो इस पर पहले ट्रंप नाराज हुए, फिर ट्रंप ने सफाई दी अपने बिजनेस पर, और फिर मोहम्मद बिन सलमान भी बोले, सुनिए। Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president, is that a conflict of interest? And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office.
Why should Americans Who are trust you you? with? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news, ABC fake news, one of the But the worst, question is one of the legitimate, worst sir. in the business. But I'll answer your question. I have nothing to do with the family business. I have left, and when I've devoted 100% of my energy. What my family does is fine. They do business all over. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. It's okay, just you ask, Mr. President, please, go. you allow me to answer. You know, I feel painful about, families of 9/11 in America, but, we have to focus on reality. Reality based on CIA documents and based on a lot of documents that Osama bin Laden used Saudi people in that event for one main purpose, is to destroy this relation, to destroy the American-Saudi relation. That's the purpose of 9/11. अब कमाल देखिए साहब, पत्रकार की हत्या के जवाब के सवाल पर ये कुछ बोले नहीं, इनका बचाव किया ट्रंप ने कि इसमें इनको तो कुछ मालूम नहीं था किसने हत्या की उसकी। वो हत्या की थी इनके एजेंटों ने, सऊदी अरब के एजेंटों ने, दूतावास के अंदर, तो तुर्की के अंदर, क्योंकि वो उनके खिलाफ लिखता था। और 9/11 पर उन्होंने कह दिया 9/11 तो सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते खराब करने की ओसामा बिन लादेन की साजिश थी जी। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया। अब MBS भी सोच रहे होंगे कि यार मैं इनसे जो है फोन पे ही बात कर लेता तो अच्छा था। देखिए, 2 टिप्पणी आज न्यूयॉर्क टाइम्स का मैं पढ़ रहा था, तो बहुत एक मज़ेदार वो आलेख मुझे लगा। उसमें कहा कि ट्रंप जो है वो अपनी जो एक फाइल्स जो है वो जो सीनेट्स पे है, वो एक सेक्स स्कैंडल्स था जो इनके बड़े में, तो वो खबर अभी दिखाऊंगा मैं। तो वो फाइल न आए तो उसकी वो, क्योंकि वो जब फाइल निकल करके आएगी तो इनकी भी बड़ी बदनामी होने वाली है, तो वो रोकने के लिए और कई ऐसे मुद्दों पर वो करते क्या है कि रोज वो चाह ही नहीं रहे हैं कि किसी कोई एक मुद्दा टिका रहे अमेरिका में, क्योंकि एक मुद्दा यदि टिका रहता है, ये चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या बाकी चीजों का मुद्दा हो या यूक्रेन का मुद्दा हो, तो वो इतना पंचिंग कर रहे हैं इश्यूज के लिए कि वो बार बार एक मुद्दे से दूसरे, दुनिया में हम कहां हम जो है वो पीस ला रहे हैं, फिर एक दिन के बाद दूसरा दिन के बाद तीसरा दिन। बड़ा मजेदार उसने स्टोरी किया है, एनालिसिस है। ये जो आपने बताया ना सर, ये सेक्स स्कैंडल वाला, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है अमेरिका के लोगों के लिए। और इन्हीं पत्रकार ने ये सवाल पूछ लिया ट्रंप से कि साहब ये जो एप्स्टीन फाइल है, इसमें कहा जाता है ट्रंप का नाम है, तो ये फाइल जो है आप आज ही रिलीज क्यों नहीं कर देते हैं, आप तो राष्ट्रपति हैं। देखिए बड़ी खबर, गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया। अनमोल बिश्नोई ये गैंगस्टर जो है, जिसका भाई जो है लॉरेंस बिश्नोई बड़ा गैंगस्टर है, भारत की जेल में बंद है। इसे भारत से प्रत्यर्पण करके, अमेरिका से प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया है। इसके ऊपर बड़े हत्याकांडों का आरोप है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के ऊपर है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप, ये देखिए तस्वीर भी उसकी आई है। ये NIA की कस्टडी में अब है। ये भी बात हो रही थी कि इसको किस एजेंसी के सुपुर्द किया जाएगा, क्योंकि कई जगह इसके खिलाफ मामले हैं। तो अब NIA जो है उसके सुपुर्द इसको किया गया है। NIA के अधिकारी जो हैं वो इसको अमेरिका से लेकर के आए हैं। कल ही ये अमेरिका से रवाना हो चुका था, अब खबर आई कि भारत पहुंच गया है। तो एक बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल पकड़ा गया है। लॉरेंस बिश्नोई ने जो है कई राज्यों में दहशत फैला रखी थी, वो तो भारत की जेल में बंद है। हालांकि जेल में बंद रह करके भी वो बहुत कुछ अपने काम करते रहता है, और उसका भाई खुलेआम कनाडा और अमेरिका से ऑपरेट कर रहा था। अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। अभय, बताएं जरा, अनमोल बिश्नोई गुनाह की दुनिया का कितना बड़ा नाम है? सौरभ, बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ी कामयाबी हमारी एजेंसीज के लिए है। अनमोल बिश्नोई को अब से थोड़ी देर पहले यूएस से लेकर जो फ्लाइट आ रही थी, NIA की टीम थी, अब से थोड़ी देर पहले ये VIP एरिया है टर्मिनल 3 एयरपोर्ट का। यहां पर आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री यहां पर तैनात है, NIA की टीम यहां पर तैनात है। अब से कुछ ही देर में NIA की टीम, क्योंकि अंदर जो कागजी कार्रवाई होती है, किसी भी एक्यूज को दूसरी कंट्री से जब बाहर वापस इंडिया लेकर आया जाता है तो अंदर एक आधिकारिक तौर पर अरेस्ट डाल दिया गया है। कागजी कार्रवाई करवाने के बाद अंदर ही एक डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है, जो कि एक चेकअप जो है, एक जो प्रोसीजर का हिस्सा है वो अंदर किया जाएगा, और उसके बाद यहां से NIA की टीम
अनमोल बिश्नोई को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट जाएगी, उसकी रिमांड जो है उसकी मांग करेगी, क्योंकि यहां पर आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी दिखाई गई है। सौरभ, जिस तरीके से आपने पूछा कितना इंपॉर्टेंट है सलमान खान के घर पर फायरिंग, इसके अलावा बाबा सिद्दीकी की मुंबई के अंदर हत्या, शूटर्स को तमाम लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराना, इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देना, उसकी पूरी साजिश रचना, शूटर्स को विदेश से बैठकर सारे निर्देश देना, इसके अलावा इंडिया के अंदर, पूरे पैन इंडिया के अंदर 2022 के दौरान इसने कई लोगों से उगाही करी और 2022 के बाद ठीक है, अभी समय नहीं है, लेकिन आपने बताया ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। बहुत शुक्रिया है आपका। हम ट्रंप की बात आपको ब्रेक से पहले बता रहे थे, कैसे एक पत्रकार पर जिन्होंने बड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लिया कि आप तो व्यापार करते हैं सऊदी अरब में, आपका परिवार व्यापार करता है, तो एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, आप इनको मोहम्मद बिन सलमान वहां के क्राउन प्रिंस को लेकर के यहाँ आए हैं, आप इनके साथ समझौते कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा परिवार व्यापार करता है, अब मैं व्यापार नहीं करता, मैं तो अब देश को आगे बढ़ा रहा हूं, मैंने $21 ट्रिलियन देश के लिए मैं लेकर के आया हूं, निवेश लेकर के आया हूं, ये काम तो आज तक किसी ने नहीं किया। फिर एक सवाल जो मोहम्मद बिन सलमान को एम्बैरेस करने वाला था कि एक पत्रकार की हत्या जो है उनके कहने पर उनके एजेंटों ने कराई, इसके बारे में भी उन मीडिया के सामने ही ये सवाल उठा दिया गया एक पत्रकार द्वारा। इस पर ट्रंप नाराज भी हुए कि आप हमारे मेहमान की बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कहा रुकिए, मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। और आपको मालूम है कि ये 7 साल के बाद उनका दौरा हो रहा है, इसमें F-35 विमान जहाज भी, वो फाइटर जेट भी देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान के लिए अमेरिका के दरवाजे लगभग बंद थे, क्योंकि दुनिया भर में इस हत्याकांड के बाद उनकी बहुत आलोचना हो रही थी। और जो अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हैं, अमेरिका की जो बड़े मीडिया पब्लिकेशंस हैं, वो खुलकर कह रहे थे कि इस हत्या में मोहम्मद बिन सलमान का हाथ है। लेकिन उन्होंने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में बैठकर ट्रंप के सामने इस हत्याकांड पर सफाई दी। About the journalists, it's really painful to hear, anyone that been losing his life for, no real purpose or not in a legal way, and it's been painful for us in Saudi Arabia. We've did all the right steps of investigation, etc., in Saudi Arabia, and we've improved our system to be sure that nothing happened like that, and it's painful and it's a huge mistake, and we are doing our best that this doesn't happen again. देखिए, इसमें एक अच्छी बात यह है कि अब इनके अपने देश में तो इनसे कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता, तो ये तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि किसी हत्या पर सऊदी अरब के राजा से आप यूं जो हैं एक सवाल यूं पूछ लेंगे। तो ये जब आप किसी लोकतंत्र में होते हैं तो ये उसकी एक खूबी भी है, और ये अच्छा है ओपन वर्ल्ड में वो आए तो कम से कम सवाल तो हुआ उनसे। ये नहीं, बेहतर बात है, अच्छे से सवाल हुआ, और ये डेमोक्रेसी की भी खूबसूरती है। और ट्रंप साहब को तो रोजाना वो ओवल का एक सिस्टम है कि वहाँ पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया करते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर देशों में क्या होता है कि जब कोई गेस्ट आए हो, डिग्नेटरी बाहर के आए हो, तो वहाँ पर जो सवाल जवाब है वो फिल्टर करके ही होते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, सब जगह दुनिया भर में फिल्टर करके कि दोनों देशों के संबंधों के बीच को लेकर कोई है, डिप्लोमेटिक सवाल है, उन पर सवाल किया जाता है, और ये ध्यान रखा जाता है कर्टसी के तौर पर कि गेस्ट ह्यूमिलिएट ना हो। लेकिन अमेरिका में ऐसा, वो प्रेसिडेंट के खिलाफ भी सामने सवाल कर लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है जो उन्होंने, प्रिंस ने भी जो जवाब दिया वो ठीक तरीके से जवाब दिया दोनों बातों का। मतलब जो हुई है हत्या वो तो दुखद है ही, और उस पर भी वो इतना बड़ा मामला है कि दुनिया भर में वो तो ट्रंप के लिए ज्यादा ह्यूमिलिएशन है, कितनी खौफनाक है। वही तो कह रहा हूँ, वो टर्की के एम्बेसी में जिस तरह से वो हत्या हुई, और अपने आप को जिस तरह से उन्होंने इस वाले मामले में बचाया 9/11 में प्रिंस ने, मतलब आप उसको कहें कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसे जगह पर ठीक से मैच्योर तरीके से जवाब, बल्कि ये पूरा ह्यूमिलिएशन ट्रंप के लिए ज्यादा मुझे लगता है प्रिंस की वजह से। सच्चाई भी देखिए, 9/11 पर जो अमेरिका के अंदर जो कमेटी बनाई गई थी, जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई गई थी, उसमें तो सऊदी अरब का हाथ माना गया है, और उस पर बड़ी सऊदी अरब सरकार का उस पर बड़ी मैंने उस फाइल को ओपन करने की बड़ी मांग की जाती है, लेकिन उसको नहीं, जानबूझ करके अमेरिका ने ही उसको ओपन नहीं होने दिया, क्योंकि उसको लगता था कि इससे सऊदी अरब के साथ उनके बहुत इंटरेस्ट खत्म होंगे। और एक बात और जिक्र कर देना, F-35 को सऊदी अरब की जरूरत थी क्या? देखिए, वो कायदे से वो बेचा है, पैसे की आवश्यकता अमेरिका को है, लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट अमेरिका के हैं वही कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए आपको।
नहीं, देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अमेरिका ही यूज करेगा जब उसकी चलाएगा जरूरत यही। पड़ेगी तब। हाँ, अच्छा, ठीक है। बेचकर भी वही चला। ये जो दूसरा आप किस्सा बता रहे थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहानी बड़ी टेढ़ी सी आपको जाननी चाहिए। वो मैं बयान उस पर ट्रंप का हम निकलवा रहे हैं, मैं आपको आ जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक आदमी वहां पर हुआ, एक फाइनेंसर होता था, अरबपति आदमी था, इसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। इसने 2019 में जेल में खुदकुशी कर ली। ये एक सेक्स रैकेट चलाता था, और सेक्स रैकेट चलाता था माइनर लड़कियों का, नाबालिग लड़कियों का। और इसके बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए इसके दोस्त थे, बहुत क्लाइंट्स थे इसके। और उसमें नाम जो हैं जिनसे इसकी दोस्तियां थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑफेंडर हुए ट्रंप, लेकिन इनकी ट्रंप से इसकी दोस्ती थी। अब ये वहां पर मामला चल रहा है कि इसकी खुदकुशी के बाद से कि जो कुछ जांच हुई और जो कुछ विक्टिम्स जो थी, जो माइनर लड़कियां जिनको सेक्स रैकेट में इसने यूज किया था इस आदमी ने, उन्होंने जो बातें गवाहियां दी वो सब रिलीज की जाए, क्योंकि वो सब अभी क्लासिफाइड है अमेरिका में। और जिन जिन लोगों ने भी एप्स्टाइन के इस सेक्स रैकेट का यूज किया है, लड़कियों को अब्यूज किया है, जो इन लोगों की इससे दोस्ती थी, उन सब के नाम सार्वजनिक किए जाएं। ये मांग बड़े लंबे अरसे से चल रही थी। अब ट्रंप इसके खिलाफ थे अभी तक, क्योंकि माना जाता था कि ट्रंप की तस्वीरें हैं उस आदमी के साथ 90s में, तस्वीरें हैं उसकी। तो मत भूलिए कि वो उनका अच्छा दोस्त मैं था। बता रहा हूं ना सर, बता रहा हूं, उसका दोस्त था वो, ट्रंप दोस्त थे उसके। लेकिन अब ट्रंप पहले तो विरोध कर रहे थे कि फाइल्स डिक्लासिफाई नहीं करेंगे, फिर अचानक ट्रंप ने फैसला अभी ऐलान कर दिया 2 दिन पहले कि ठीक है, हम एक बिल लेकर के आ रहे हैं और सारे रिपब्लिकन मेरे सांसद जो हैं इस बिल के समर्थन में वोट कीजिए, हम वो सारी फाइलें खोलेंगे। अचानक इन्होंने अपना रुख बदल दिया। और वही एक सवाल रिपोर्टर ने पूछा कि वो बिल तो आप पार्लियामेंट में लाए, वो फिर आपके पास फाइल आएगी, आप साइन करोगे, आप तो प्रेसिडेंट हो, आप चाहो तो आपके ऑर्डर से सीधे वो सीधे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हो सकता, तो उस पर वो नाराज हो गए थे। लेकिन क्या ट्रंप उस एक सेक्स रैकेट चलाने वाले के दोस्त थे? सवाल जवाब है हाँ। ये बात ट्रंप खुद मानते हैं कि वो उनकी तस्वीरें हैं उसके साथ। ये 2002 में लेकिन ट्रंप ने कहा था कि 2002 में ट्रंप ने एप्स्टाइन को कहा था एक टेरिफिक गाय, ये टेरिफिक आदमी है। और एप्स्टाइन ने ट्रंप के लिए कहा था आई वॉज डोनाल्ड्स क्लोजेस्ट फ्रेंड फॉर 10 years। ये एप्स्टाइन ने मरने से पहले कहा था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। लेकिन फिर बाद में ट्रंप ने कहा कि वो जो है वो तो एक पर्वर्ट था, एक गंदी मानसिकता का वो आदमी था, और मैंने उसको अपने क्लब से बाहर चला दिया था। उनका जो गोल्फ क्लब है, मैंने उसको अपने गोल्फ क्लब से जो है वो मैंने बाहर निकाल दिया था। अब आप ये और जान लें कि इसमें नाम किन किन लोगों का आ रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम इस नाम से जो जोड़ रहा है। यूएसए ने उसको डिक्लासिफाई नहीं किया, ये अभी तक किया नहीं है सर। देखिए इसमें ना अभी आपको मालूम है कि जो सीनेट में पास हो गया है, मतलब एक ही अपोजिशन हुआ, बाकी सारे यूके के जो राजा प्रिंस चार्ल्स हैं, किंग चार्ल्स हैं, उनके भाई, इनको डिसोन किया, अभी राज परिवार से निकाला गया, उसका नाम इसके अंदर आया था। नाम लेने वाले इसमें बिल क्लिंटन का भी नाम लेते हैं, माइकल जैक्सन का भी नाम इसके अंदर लिया जाता है। वो बयान आ गया मेरे पास, आप सुनिए ट्रंप के लिए कैसा एम्बैरसिंग मोमेंट था ये। Mr. President, why wait for Congress to release the Epstein files? Why not just do it now? You know, it's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are a terrible reporter. It's the way you ask these questions. You start off with a man who's highly respected, asking him a horrible, insubordinate, and just a terrible question. And you could even ask that same exact question nicely. You're all psyched up. Somebody psychs you over at ABC. They're going to psych it. You're a terrible person and a terrible reporter. अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं, क्योंकि वही उस करता धरता है, वही रिलीज करेंगे। उन्होंने जब ट्रंप आए इस पर और ये मांग उठने लगी, तो ये एक वहाँ के बड़े अखबार ने रिपोर्ट किया कि अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप को ये कहा था कि उनमें कहीं ना कहीं आपका भी जिक्र है। ट्रंप को बताया गया था कि उनमें आपका जिक्र है। अभी तो कोई छुपी बात नहीं थी कि एक वक्त वो ट्रंप का दोस्त था। लेकिन अब जब ट्रंप ये ने खुद इसके लिए हामी भरी है कि रिलीज करो, तो इससे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के पास शायद छुपाने के लिए कुछ नहीं है, और शायद उस व्यक्ति से दोस्ती जरूर होगी लेकिन वो गुनाह नहीं है। लेकिन जो क्राइम उसके साथ लोगों ने मिलकर किया, उसमें शायद ट्रंप ना हो। और बाकी तो जब वो फाइलें खुलेंगी तो पता चलेगा, और राष्ट्रपति हैं, क्या दिखाना है क्या दबाना है सब उनके हाथ में है। देखिए, ये तो ठीक बात है, राष्ट्रपति हैं और ट्रंप जैसे व्यक्ति हैं, लेकिन जब पहली बार चुनाव लड़े थे ट्रंप, उस वक्त ढेर सारे ऐसे प्रमाण, वीडियो, और उस वक्त भारत के लोगों के लिए तो बड़ा चौंकाने वाला था कि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर जा रहा है। लेकिन ये कहा गया कि अमेरिकी सोसाइटी में तो कई बार ये नॉर्मल दिखता है।
अब वो चूंकि कहा जाता है कि जब तक एकदम कोई आपके खिलाफ केस न करे तब तक ठीक है, वो सहमति का मसला है जो हमारे समाज में थोड़ा दूसरी तरह से देखते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जो व्यक्ति राष्ट्रपति के तौर पर इन ए सिंगल डे 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन करता हो, एक दिन में 78, क्यों? क्योंकि मैं 78 वर्ष का हो गया। और उसमें कौन कौन से ऑर्डर थे जरा सोचिए। उसमें ऑर्डर ऐसे थे कि अब अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, 2 ही मतलब पहचान सेक्स के तौर पर 2 ही होगी। जो ये कहता हो कि मेक्सिको का बॉर्डर हम ये कर देंगे, जो मतलब ऐसी ऐसी चीजें, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में आ जाता है। और एप्स्टीन फाइल के लिए आप सदन में आएंगे, सेनेट में पारित कराएंगे, उसके बाद फिर आएगा। इसका सीधा सा मतलब हुआ छिपाने के लिए बहुत कुछ है, ब्रेव फेस दिखाने की एक कोशिश है, लेकिन वो कितनी सफल होगी आगे दिखेगा। अब एक आपको एक खबर बताता हूं, आप हैरान होंगे इस खबर को देख करके। समीर जी सुनिए, चीन और अमेरिका की अदावत है, सबसे बड़े आज ये 2 सुपर पावर हैं और दोनों एक दूसरे की दुश्मन है, लगभग दुश्मन है। अमेरिका चीन को जब तब आंख दिखाता है, पूरी दुनिया से कहता है कि भाई चीनी बैंकों के चक्कर में मना पड़ना, इनसे कर्ज ना लेना, ये तुमको कर्ज में लपेट के मार डालेंगे। हुआ कई देशों के साथ ऐसा। अब एक रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट बता रही है कि चीन का कर्ज किस किस के ऊपर है। अमेरिकी कंपनियों ने सबसे ज्यादा चीन के बैंकों से कर्ज ले रखा है। पिछले 25 साल में $200 अरब से ज्यादा का कर्ज अमेरिकी कंपनियों और प्रोजेक्ट्स के लिए चीनी बैंकों से मिला है। एक वर्जीनिया के विलियम एंड मेरी कॉलेज की रिसर्च में खुलासा हुआ कि साल 2000 से साल 2023 के बीच चीन के सरकारी बैंकों ने पूरी दुनिया में $2.2 ट्रिलियन का कर्ज बांटा और इसका सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका को मिला। अब सवाल यह है कि बात अब तक ये क्यों दुनिया के सामने नहीं आई, और ये पैसा जो है सीधा अमेरिका तक नहीं पहुंचा, शेल कंपनियों के जरिए, दूसरे देशों के जरिए रूट होकर के अमेरिकी कंपनियों तक पहुंच रहा है। और मैं आपको बताऊंगा, इसमें ये पैसा बड़े सेंसिटिव सेक्टर्स के अंदर जो है वो अमेरिका के अंदर लग रहा है। और अमेरिका में अब ये बात उठने लगी है कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसको तुमने अपने घर के खजाने की चाबी दे रखी है एक तरीके से। समीर जी, सिर्फ ये अमेरिका ही नहीं है, रिपोर्ट में आया है कि इसके अलावा 2-3 और बड़े देश है जो चीन के दुश्मन देश है, और वहाँ की जो बड़ी कंपनियां उसमें चीन ने बहुत सुनियोजित तरीके से अपना लोन देकर वहाँ पर एक अपना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रांग होल्ड करके रखा हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि जापान के कई बड़ी कंपनियों में चीन का लोन गया हुआ है, ब्रिटेन की कई बड़ी कंपनियों में चीन का लोन है। तो मुझे लगता है कि चीन ने बहुत सुनियोजित साजिश रची थी कि किस तरीके से अमेरिका की बड़ी कंपनियों को हम पैसा दें, फिर उन्होंने कम ब्याज पे लंबे समय तक का लोन देने का एक व्यवस्था सुनिश्चित की और बड़ी कंपनियों को अपने झांसे में लिया और बड़ा पैसा उन्होंने पंप किया है अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर। कहा यह भी जा रहा है कि जापान की 2 से 3 जो बड़ी कंपनियां हैं, रियल एस्टेट की कंपनियां, उसमें भी चीन की बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो अब यह समझ में आ रहा है कि भाई चीन किस तरीके से काम कर रहा था, और अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा कि जब चीन आधिकारिक रूप से कहेगा कि हमारा इतना पैसा अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट है, अमेरिका की कंपनी हमारे इतना कर्जदार है, तो ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल घड़ी होगी आने वाले समय में। ये सेक्टर्स पता है, अब ये सेक्टर्स हैं, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर कंपनियां, बायोटेक फर्म्स, ये सारी मतलब इनकी ओनरशिप, मतलब इसमें बहुत हाई स्टेक जो है चीनी बैंकों का हो गया है। इसके अलावा ये केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, ऐसे बिल्कुल धनी देशों के पास जो है जापान के मेट्रो प्रोजेक्ट में चीन का पैसा लगा हुआ है। खबर ये भी है कि चीन का कर्ज है इन कंपनियों के ऊपर। यूरोप की कंपनियों में, देशों में तो लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियां, पनडुब्बियां बनाने वाली कंपनियां, रडार सिस्टम, मिसाइल बनाने वाली कंपनियां, दूर संचार नेटवर्क, रेयर अर्थ मेटल्स का काम जो भी बाहर कहीं हो रहा हो, और सेमीकंडक्टर में, इन सब सेक्टर्स में पूरी दुनिया में और विकसित दुनिया में पैसा लगा रखा है चीन ने। तो सर इससे ये तो चीन तो दुनिया पर एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल, ये इसका एंगल है कि भाई पूरी दुनिया पर किस तरह से, क्योंकि आप जब इकोनॉमिक पावर के तौर पर सारे देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, कर्ज दे रहे हो, तो इसका मतलब है पूरी दुनिया में वो धीरे धीरे हम सोचते थे कि पाकिस्तान, श्रीलंका के ऊपर इसको ये सवाल करना कि नहीं वो दुश्मन देशों को पैसा दे रहा है, ऐसा नहीं है ना, कोई वो घोटाला नहीं है, बल्कि वो दुश्मन देशों में कैसे एंटर कर रहा है, इसको समझने की जरूरत है। फाइनेंशियल जो एक वेपन के तौर पर देखिए, फाइनेंशियल वेपन हो गया नहीं है कि जापान में आप जैसे कर रहे हो, अमेरिका में जैसे कर रहे हो, और धीरे धीरे जब आप कंपनियों पर आ जाएंगे, उनकी कर्ज पर आ जाएंगे, फिर शेयर होल्डिंग पर आ जाएंगे, तो धीरे धीरे उसका कब्जा बढ़ रहा है। और चाइना के लिए इसीलिए एक्सपेंशनिस्ट कहा जाता है, तो वो जो विस्तारवादी नीति है उसके सोच में है, वो हर तरह से केवल मतलब सेना के रास्ते, समंदर के रास्ते ही वो नहीं कर रहा विस्तारवाद,
ये ज्यादा खतरनाक ये है। ज्यादा खतरनाक है और इसमें चुपचाप हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किसको कि कैसे आप। अरे हमारे यहाँ ये बड़ा कहा जाता है कि साहब आप इतना व्यापार करते हो चीन के साथ, लेकिन मतलब चीनी इन्वेस्टमेंट पर हमारी क्या पोजीशन है त्रिपाठी जी? नहीं देखिए, चीनी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा था, अभी भी है, लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ जो अच्छी हुई कि समय से हम थोड़ा चेत गए। जैसे सिग्नलिंग है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे सेमीकंडक्टर है, जैसे डिफेंस है, सेंसिटिव ऐसे सेक्टर्स को तय, टेलीकॉम है, इनको हमने तय करके और उससे चीन को आउट किया। चीन की जो कंपनी थी हुआई, उसको हमने आउट कर दिया। चीन का इंटरनेट में हम दखल कम कर देते हैं। जो पेटीएम था एक समय में वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था, लेकिन दबाव ही था कि अब विजय शेखर शर्मा को उससे आउट होना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं है, लेकिन हम टाइम टू टाइम एक तरह से कहें जो शब्द होता है ना कि स्क्रूटिनाइज करते रहे। तो और इसको यूं भी समझिए ना, जितनी बड़ी कंपनियां हैं जब उनको सस्ता कर चाहिए होता है तो सबसे पहले वो चाइना जाते हैं, क्योंकि चाइनीज कंपनियों के पास लिक्विड है उनके बैंक के पास, और उनको लगता है कि उनके यहाँ के प्रोजेक्ट अब सैचुरेट हो रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? वो इसी जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वहां जाते हैं, और इसीलिए पूरे साउथ एशिया में ज्यादातर जो लोनिंग है वो चीन की है। चलिए ठीक। अरे अगले महीने रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे। मॉस्को में उससे पहले हमारे विदेश मंत्री ने पुतिन से मुलाकात की। तस्वीरें आप देख लीजिए, ट्रंप साहब ने भी देखी होंगी तस्वीरें। बड़ी गर्मजोशी से जयशंकर जी का स्वागत वहां पर हुआ है, और भारत के विदेश मंत्री जो हैं वो SCO समिट में शामिल होने के लिए वहां गए हैं। उनकी पुतिन से मुलाकात हुई है, दोनों देशों के संबंधों को लेकर बात हुई, और पुतिन के भारत दौरे को लेकर के भी वहां पर जो है फाइनलिटीज जो है की होंगी। पिछले दिनों पुतिन के सहयोगी और करीबी निकोल पेत्रुशेव वो भारत आए हुए थे, तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से वो मिले थे। फिर उनकी कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है, उसमें भी ये बातें हुई। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो पुतिन का स्वागत करने के लिए बहुत उत्साहित है। तो ये जो थी एक ये खबर थी। इसके अलावा जो है ये भी आपको बता दें कि NSA अजीत डोवल से जो उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद अब ये देखना है कि इस उनके भारत दौरे का फोकस कहाँ होगा। ऑब्वियसली हमारे संबंध, हमारा ट्रेड ये होगा, क्या इसमें रूस यूक्रेन का युद्ध जो है वो भी कहीं जो है वो हमें देखने को मिलेगा। मैं इससे जुड़ी खबर आपको बता दूं कि अगली खबर पे आ जाइए। ज़ेलेंस्की, अब उनका ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिका से, ट्रंप से मोह भंग हो गया। उनको लगता है ये कुछ नहीं कर पा रहे जंग रुकवाने के लिए। ये इससे जुड़ी खबर है जो हम अभी मोदी जी और पुतिन की बात कर रहे हैं उससे। रूस से जंग रुकवाने में ट्रंप की नाकामी के बाद अब ज़ेलेंस्की तुर्की के दौरे पर जाने वाले हैं। तुर्की पहले भी यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत की मेजबानी कर चुका है, और ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो रूस के साथ बात करना चाहते हैं और वो उसके साथ एक डील फाइनल करना चाहते हैं। लेकिन जो हमारी बात हुई थी तुर्की में पिछली बार, वो केवल युद्ध बंदियों की अदला बदली की थी। अब देखते हैं वहां जाकर के क्या कोई और रास्ता निकल पाता है। 1200 यूक्रेनी कैदियों की उस वक्त रिहाई जो है वो संभव हो पाई थी। अब ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि ट्रंप जो नहीं कर पाए, क्या पता वो तुर्की कर दे, क्या पता वो एर्दोगान कर दें। ट्रंप लगातार पुतिन और ज़ेलेंस्की को साथ लाने की कोशिश तो कर रहे थे, युद्ध खत्म वो करवाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सारी कोशिशें जो नाकाम हुई हैं। रूस ने ये कहा है कि साहब हम तुर्की नहीं जा रहे हैं, यहाँ ये केवल ज़ेलेंस्की है या यूक्रेन का डेलीगेशन वहाँ जाएगा। ट्रंप वहां पर अपने खास मित्र स्टीव विटकॉफ जो उनके दूत हैं उनको भेजेंगे तुर्की में, वहाँ यूक्रेन से बात करने के लिए और तुर्की के मध्यस्थों से बात करने के लिए। क्रेमलिन ने कहा है, पुतिन के दफ्तर ने कहा है कि हम देखते हैं वहाँ पर क्या बात होती है, और पुतिन इस बीच खुद आ रहे हैं भारत। सर ये इसमें क्या कुछ निकल सकता है युद्ध के सिरे से? दो हिस्से हो गए, एक तो तुर्की वाला, तो मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही पुतिन का ये बयान आया था कि वो जो तुर्की यदि मध्यस्थता वहाँ पर करती है तो हमें कोई इस पर एतराज नहीं है, यानी एक प्रकार से सहमति थी। अब ये सहमति युद्ध बंद किस कंडीशन पर होगा, मैं बार बार इस पर शक कर रहा हूँ कि फिर वो स्थिति वहीं पर लौट करके आ जाती है कि क्या रसिया जो जिन जमीन को कब्जा कर लिया है, 21-22% जमीन जो है वो कब्जे में आ गया है, क्या उनको छोड़ने के लिए, अपनी सेनाओं को लौटाने के लिए वहां से तैयार है? मुझे इसकी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं दिखती है। क्या नाटो के देश ऐसा होने देंगे? मुझे इस पर भी शंका होती है। जब वो भारत आएंगे पुतिन, आपको लगता है वहां इस युद्ध की स्थिति पर बात होगी? देखिए, इस पर चर्चा जरूर होगी, लेकिन भारत बहुत सधा हुआ कदम लेगा। तब तक नहीं भारत इसमें अपने पत्ते खोलेगा जब तक उसे यह सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि दोनों समझौते के करीब हैं। यदि उनको लगता है कि पुतिन ने मन बना लिया है कि अब बहुत हो गया,
पिटाई कर दी गई, बहुत अच्छे से पिटाई कर दी गई। जो हमें जमीन कब्जा करना था क्रीमिया के बाद जो है वो हमको जहां तक हमको पहुंचना था हमने पहुंच लिया। जो नाटो का मेंबरशिप इसे नहीं मिले, ये हमने एक ढंग से सुनिश्चित कर लिया है। इन सारे शर्तों पर यदि जेलेंस्की मान जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि पुतिन के लिए तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन आप समीर जी, आपको भी लगता है पुतिन जब भारत आएंगे तो बहुत प्रोएक्टिवली इस युद्ध के बारे में हम कोई चर्चा उनसे करेंगे? मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा इस युद्ध के संदर्भ में उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि वो संदर्भ में आ नहीं रहे हैं और अभी जेलेंस्की भी नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी अभी कोई मध्यस्थता की भूमिका भी निभा रहे हैं। अभी ट्रम्प निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे कि अभी अमेरिका के साथ अभी ट्रेड डील हुई नहीं, ऐसे में अगर वो इसमें इनिशिएटिव लेते हैं तो मालूम पड़ा ट्रम्प और नाराज हो जाएंगे कि भाई मैं देख रहा हूँ अब मोदी जी इसके अंदर आ रहे हैं, तो वो नाराज हो जाएंगे। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जरूर ये ट्रम्प पुतिन से कहेंगे कि भाई ये वही बात दोहराएंगे कि युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, आपको रास्ता निकलिए। और मुझे लगता है कि जेलेंस्की क्यों दुनिया में चक्कर खा रहे हैं। जेलेंस्की एक फोन कर दे पुतिन को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं समझौता चाहता हूं, और जाके सीधे मिले ना, अहंकार छोड़े। नहीं, ये तो कह रहे हैं मैं जाके मैं मिलना चाहता हूं, पुतिन कह रहे हैं ऐसे नहीं मैं मिलूंगा। खैर सर, आज समय आज इतना ही था।